जो शादी वाले दिन दूल्हा अपनी लवर के साथ पकड़ा गया तो इस लड़की ने रोने के बजाय वहीं उसके कोल्ड और हैंडसम बड़े भाई को प्रपोज कर दिया। लेकिन उसे क्या पता था कि ये फेक मैरिज जल्द ही क्यूट मिसअंडरस्टैंडिंग्स, सीक्रेट रोमांस और एक पोजेसिव सीईओ की रियल लव स्टोरी बनने वाली है। ड्रामा की स्टार्टिंग में फीमेल लीड नावल लिख रही होती है, जिसमें चांदनी के नीचे फैंगलिन वान झाओ को अपने करीब खींचकर इतनी गहराई से किस करता है कि उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है। फैंगलिन खुद को रोक नहीं पाता और उसके कंधे पर काट देता है, जिससे वहां लाल निशान बन जाते हैं। इतने समय से अपने अंदर दबाकर रखी हुई उसकी चाहत अब पूरी तरह बेकाबू हो चुकी थी। आखिर में वो मुश्किल से फैंगलिन को रुकने के लिए कहती है, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि बाहर से बिल्कुल ठंडा, रिस्पेक्टेबल और सेल्फ कंट्रोल दिखने वाला फैंग कॉर्पोरेशन का सीईओ अपने छोटे भाई की होने वाली पत्नी के बारे में इतने गहरे और छिपे हुए ख्याल रखता था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि हमेशा खुद को दूसरों से दूर रखने वाले फैंगलिन के अंदर वान झाओ को लेकर इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स छिपी होंगी। कुछ समय पहले फैंग वान झाओ को बताता है कि उसका कंप्यूटर टूट गया है, इसलिए वो उसके बड़े भाई के पास मौजूद स्पेयर कंप्यूटर्स में से कोई एक ले सकती है। तभी वान झाओ पहली बार फैंग जुओ के बड़े भाई फैंगलिन से मिलती है। फैंग जुओ उसका इंट्रोडक्शन कराते हुए कहता है कि ये उसकी गर्लफ्रेंड वान झाओ है। वान झाओ को पता चलता है कि फैंगलिन केवल फैंग जुओ का बड़ा भाई नहीं, बल्कि पूरे फैंग परिवार को संभालने वाला असली डिसीजन मेकर है। वान परिवार फैंग परिवार के साथ मैरिज अलायंस चाहता था, लेकिन इस रिलेशनशिप के लिए सबसे पहले फैंगलिन की मंजूरी मिलनी ज़रूरी थी। पहली नज़र में फैंगलिन बहुत कोल्ड, दूर रहने वाला और किसी भी फीलिंग से खाली दिखाई देता है। उसके चेहरे से ऐसा लगता है जैसे उसे किसी इंसान या रिलेशनशिप में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। लेकिन बाद में जब वान झाओ उसका कंप्यूटर खोलती है तो उसे वहाँ एक नॉवल मिलती है। नॉवल का मेल लीड बिल्कुल फैंगलिन जैसा है और फीमेल लीड खुद वान झाओ जैसी है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो नॉवल एक प्राइवेट फिक्शन वेबसाइट पर अपलोड भी की गई थी। उसे पढ़कर वान झाओ को लगता है कि फैंगलिन ने बाहर से शरीफ और सेल्फ कंट्रोल होने का मास्क पहन रखा है, जबकि अंदर से उसके थॉट्स बिल्कुल अलग हैं। वो मन ही मन उसे एक बिगड़ा हुआ हिपोक्रेट कहती है। दूसरी तरफ फैंग जुओ अकेले में किसी दूसरी लड़की के साथ रोमांटिक बातें कर रहा होता है। वो उसे बेबी कहकर समझाता है कि वान झाओ के साथ होने वाला मैरिज अलायंस सिर्फ दिखावे के लिए है, उसके दिल में केवल वही लड़की है। इसके बाद वो उसे प्यार से किस करने के लिए कहता है। उधर दोनों फैमिलीज के बीच वान झाओ की शादी को लेकर बातचीत चल रही होती है। वान झाओ के परिवार वाले उसकी खूबियां बताते हुए कहते हैं कि उनकी झाओ झाओ भले ही थोड़ी आउटगोइंग हो, लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी है। उसका ब्लड ग्रुप ओ है, वो खाना बना सकती है और दूसरों का ख्याल रखना भी जानती है। वे बताते हैं कि वान झाओ चीयरफुल और खुले दिल की लड़की है। वो घर और काम दोनों मैनेज कर सकती है। उसे बचपन से ही इस तरह तैयार किया गया है कि शादी के बाद वो एक अच्छे परिवार को संभाल सके। जहाँ एक तरफ उसके घर वाले उसकी क्वालिटीज गिनाकर ये रिश्ता पक्का करने की कोशिश कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ फैंग जुओ उसी मैरिज अलायंस को अपनी लवर के सामने केवल दिखावा बता रहा था। फैमिली बैंक्वेट में देर से पहुंचने पर फैंग जुओ वान झाओ से पूछता है कि उसे इतना समय क्यों लगा। वान झाओ कहती है कि उसे अपना कंप्यूटर नहीं मिल रहा था। वो फोन देखने लगती है, जिसे देखकर फैंगलिन उसे टोक देता है। वो कहता है कि फैमिली बैंक्वेट में सिर उठाए बिना फोन चलाना क्या वान परिवार की परवरिश है। फैंगलिन की बात सुनकर वान झाओ मन ही मन चिढ़ जाती है। तो उसे लगता है कि जो आदमी छिपकर ऐसी नॉवल लिखता है वो उसे मैनर्स सिखाने का हक कैसे रखता है। उसे पहले हुई घटना भी याद आती है और वो सोचती है कि उसे फैंग जुओ के गंदे हाथों को और जोर से चोट पहुंचानी चाहिए थी। वहीं फैंगशी दोनों को देखकर मन ही मन बहुत एक्साइटेड हो रही होती है। उसे वान झाओ जैसी खूबसूरत और तेज लड़की अपने कोल्ड और इंटिमिडेटिंग बड़े भाई के साथ ज्यादा अच्छी लगती है। वो चाहती है कि वान झाओ उसके बड़े भाई की लाइफ में आए और उसकी सारी कोल्डनेस निकाल दे। उसके हिसाब से फैंग जुओ के आसपास पहले से ही खराब रिलेशनशिप्स की पूरी लाइन लगी हुई है और वो वान झाओ के लायक बिल्कुल नहीं है। बैंक्वेट में मौजूद बड़े लोग वान झाओ के बिहेवियर पर सवाल उठाते हैं। कोई कहता है कि उसे मैनर्स नहीं है, तो कोई उसकी अपब्रिंगिंग को गलत बताता है। एक महिला कहती है कि उसने सोचा था वान परिवार की बेटी बहुत वेल मैनर्ड होगी, लेकिन वो तो बिल्कुल खराब निकली। वान झाओ उनकी बातें चुपचाप नहीं सुनती और तुरंत पलटकर जवाब देती है। तब फैंगलिन साफ कहता है कि फैंग परिवार को एक प्रॉपर सोसाइटी लेडी चाहिए, कोई ऐसी लड़की नहीं जो गुस्से में फल काटने वाला चाकू चला दे। फैंग जू अपने भाई से कहता है कि वो कुछ ज्यादा हर्ष हो रहा है, लेकिन फैंगलिन रुकता नहीं। वो वान झाओ के कपड़ों, हेयर स्टाइल और बिहेवियर तक पर सवाल उठाकर कहता है कि उसमें फैंग परिवार की बहू बनने वाली कोई क्वालिटी नहीं दिखती। फिर वो फैंग जुओ से भी कह देता है कि उसकी पसंद बहुत खराब है। वान झाओ फैंग जुओ को बाथरूम जाकर अपने कपड़े ठीक करने के लिए कहती है। इसके बाद वो फैंगलिन की तरफ देखकर मन ही मन उसे हिपोक्रेट कहती है।
उसे नॉवल की वे बातें याद आती हैं जिनमें वही फैंगलिन उसके कपड़े उतारता, उसके कंधे पर काटता और उसके साथ इंटीमेट होता है। नॉवल में ऐसा लिखने के बाद अब वो उसके सामने बहुत रिस्पेक्टेबल बनने का नाटक कर रहा था। कुछ देर बाद फैंगलिन एक बिजनेस मैटर पर बात करता है। वो कहता है कि उसे अपने ओपोनेंट के सारे कार्ड्स पहले से पता हैं। वो सामने वाली कंपनी को सप्लाई चेन के रास्ते सीधा दबाने का डिसीजन लेता है ताकि उनके पास बचने का कोई रास्ता न रहे। थोड़ी देर बाद वान झाओ और फैंगलिन अचानक एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। फैंगलिन का हाथ उसकी कमर के आसपास होता है और वान झाओ दीवार से लगी होती है। ऊपर से फैंगलिन ने ग्लासेस पहने होते हैं जिससे उसका कोल्ड लुक और भी असरदार लग रहा था। वान झाओ उसे घूरते हुए कहती है कि उसने ये सब जानबूझकर किया है। फैंगलिन के इतने करीब आने से वो खुद भी अनकंफर्टेबल और नर्वस हो जाती है, लेकिन उसे ऐसा दिखाना नहीं चाहती, इसलिए वो तुरंत बात पलटकर कहती है कि उसने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। असली प्रॉब्लम तो फैंगलिन के साथ है, जिसे ठीक से दिखाई नहीं देता और वही उससे आकर टकराया है। दोनों एक दूसरे को दोष देते हैं, लेकिन उनके बीच पैदा हुई ऑकवर्ड क्लोजनेस को कोई खुलकर एक्सेप्ट नहीं करता। शादी की तैयारी के दौरान वान झाओ की माँ उसे समझाती है कि अपने से ऊंचे परिवार में शादी करना सुइयां निगलने जैसा हो सकता है, लेकिन अपने से नीचे शादी करना उससे भी बुरा है। वो कहती है कि अगर फैंग जुओ शादी के लिए इतना डेस्परेट न होता तो फैंगलिन कभी वान परिवार को अपने घर के अंदर तक आने नहीं देता। इसके बाद वो वान झाओ को ज़्यादा सोचने के बजाय जल्दी से वेडिंग ड्रेस ट्राई करने के लिए कहती है। शादी वाले दिन एक भी चीज़ गलत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस मैरिज अलायंस पर पूरे वान परिवार का बहुत कुछ डिपेंड करता है। वेडिंग ड्रेस देखकर वान झाओ बताती है कि ये ड्रेस उसने खुद डिज़ाइन की थी। जब उसने इसे बनाया था तब वो सच में उस आदमी से शादी करने का सपना देखती थी जिससे वो प्यार करती थी। उस समय शादी उसके लिए खूबसूरत सपना थी, लेकिन अब सिचुएशन पूरी तरह बदल चुकी थी। जिस रिश्ते को वो कभी प्यार समझती थी, उसके पीछे छिपी सच्चाई ने उसकी सारी फीलिंग्स बदल दी थीं। पार्किंग गराज में फैंग जुओ अपनी लवर के साथ पकड़ा जाता है। उन्हें देखकर रिपोर्टर हैरानी से कहता है कि फैंग परिवार का दूसरा बेटा अपनी शादी से ठीक पहले गराज में अफेयर कर रहा है। कैमरा देखते ही फैंग जुओ गुस्से में उन्हें बाहर जाने और फिल्मिंग बंद करने के लिए कहता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रिपोर्टर्स ने सब रिकॉर्ड कर लिया था और ये खबर तेजी से बाहर पहुंच जाती है। फैंग जुओ कैमरा छीनने और सभी को वहां से भगाने की कोशिश करता है, मगर उसका स्कैंडल अब छिपने वाला नहीं था। ऑनलाइन खबर चलने लगती है कि फैंग परिवार के दूसरे बेटे ने वेडिंग से पहले अपनी फियांसे को चीट किया और पार्किंग गराज में अपनी मिस्ट्रेस से मिला। लोग कहना शुरू कर देते हैं कि फैंग परिवार ने सबको बेवकूफ़ बनाया है। इसी बीच खबर आती है कि फैंगलिन उसी रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। फैंग जुओ की एक गलती ने सिर्फ उसकी शादी नहीं, बल्कि पूरे फैंग परिवार की रेपुटेशन को प्रॉब्लम में डाल दिया था। स्कैंडल सामने आते ही वान झाओ के घर में हंगामा मच जाता है। उसकी माँ उसे बेकार कहते हुए डांटती है कि वो एक यूजलेस प्लेबॉय को भी अपने पास नहीं रख सकी। वो कहती है कि वान झाओ ने इतने साल पढ़ाई की, फिर भी एक बाहर की लड़की से नहीं जीत पाई। वान झाओ रो रही होती है, लेकिन उसके घर वालों की सबसे बड़ी चिंता उसका टूटा हुआ रिश्ता नहीं, बल्कि फैमिली बिजनेस होता है। वे कहते हैं कि अगर ये शादी नहीं हुई तो वान परिवार सच में बैंकरप्ट हो जाएगा। उनका 100 साल पुराना बिजनेस एक पल में खत्म हो सकता है। तभी वान झाओ खुद को संभाल कर कहती है कि बात केवल फैंग परिवार के साथ मैरिज अलायंस करने की है। अगर उनका छोटा बेटा शादी के लायक नहीं रहा तो बड़ा बेटा अभी भी मौजूद है। उसकी बात सुनकर परिवार वाले सोचते हैं कि वो मजाक कर रही है। सब जानते हैं कि फैंगलिन को कोल्ड फेस्ड किंग ऑफ हेल कहा जाता है। वो महिलाओं में इंटरेस्ट नहीं रखता और किसी को अपने करीब नहीं आने देता। लेकिन वान झाओ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि फैंगलिन उससे शादी करेगा। उसके शब्दों में कोई हेजिटेशन नहीं होती। वो दोबारा कहती है कि फैंगलिन उसे जरूर स्वीकार करेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फैंगलिन सभी रिपोर्टर्स के सामने अनाउंसमेंट करता है कि उसी समय से फैंग जुओ को सस्पेंड किया जा रहा है और बोर्ड से भी हटा दिया गया है। इसके साथ फैंग कॉर्पोरेशन की चैरिटी फाउंडेशन मैरिटल लीगल एड और वुमेन्स राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए 10 मिलियन युआन का एक्स्ट्रा डोनेशन करेगी। फिर वो कहता है कि इंटरनेट पर फैल रही कुछ इमेजेस में पोस्ट प्रोडक्शन मैनिपुलेशन के साफ साइंस दिखाई दे रहे हैं। फैंग कॉर्पोरेशन का लीगल डिपार्टमेंट ऑफिशियली कार्रवाई शुरू कर चुका है। तभी वान झाओ वहां पहुंचकर सबके सामने कहती है कि फैंग परिवार अभी भी उसका एक दूल्हा उधार रखता है। वो सीधा फैंगलिन को देखकर कहती है कि अब वही उसका हस्बैंड बनेगा। अकेले में वो फैंगलिन को धमकाती है कि उससे शादी करनी ही होगी। अगर उसने मना किया तो वो फैंग परिवार के सारे स्कैंडल्स बाहर निकाल देगी। उसके पास फैंग जुओ की हरकतों की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। साथ ही वो फैंगलिन की सीक्रेट नॉवल भी एक्सपोज कर सकती है।
फैंगशी अपने बड़े भाई से कहती है कि अगर वान झाओ ने फैंग झुओ की वजह से अपनी जान को नुकसान पहुंचाया तो ये दाग हमेशा फैंग परिवार पर रहेगा, इसलिए फिलहाल उसे हाँ कह देनी चाहिए। स्टाफ भी बताता है कि लोग फैंग लिन के शादी से इनकार करने को उसकी मेसी प्राइवेट लाइफ से जोड़ रहे हैं। अगर वो अभी प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले तो कंपनी ट्रेंडिंग लिस्ट से नीचे आ सकती है। काफी प्रेशर के बाद फैंग लिन शादी के लिए हाँ कर देता है। रिपोर्टर पूछते हैं कि क्या वेडिंग पहले तय समय पर ही होगी। फैंग लिन बाद में फॉर्मल अनाउंसमेंट करने की बात शुरू करता है, लेकिन वान झाओ उसे कोई समय नहीं देती। वो कहती है कि फ्लावर्स मौजूद हैं, गेस्ट भी मौजूद हैं, इसलिए शादी अभी होगी। फिर वान झाओ वहीं खड़े होकर वेडिंग वाउस बोलना शुरू कर देती है। वो अपना नाम लेकर फैंग लिन को हस्बैंड के रूप में एक्सेप्ट करती है। अमीरी हो या गरीबी, बीमारी हो या अच्छी हेल्थ, वो बिना किसी रिजर्वेशन के उसे प्यार करने और हमेशा फेथफुल रहने का वादा करती है। फैंग लिन को पता है कि वान झाओ जानबूझकर उसे सोचने का समय नहीं दे रही। सेरेमनी तुरंत आगे बढ़ती है और दोनों को किस करने के लिए कहा जाता है। जैसे ही वे किस करते हैं, स्टाफ रिपोर्टर्स को फिल्मिंग रोकने और अपनी जगह बैठने के लिए कहता है। शादी के बाद वान झाओ फैंग लिन के घर पहुंचकर पूछती है कि उसे कौन सा रूम दिया जाएगा। फिर वो जानबूझकर कहती है कि एक हस्बैंड और वाइफ को साथ नहीं सोना चाहिए क्या। फैंग लिन की नॉवल में लिखी इंटीमेट बातें याद करके वान झाओ सोचने लगती है कि शायद अब वो अपना असली रंग दिखाने वाला है। हो सकता है वो सच में नॉवल वाली बातों को उसके साथ करना चाहता हो। फैंग लिन शांत तरीके से कहता है कि अगर वान झाओ को किसी के साथ सोने की ज़रूरत है तो वो ऐसा कर सकता है, लेकिन इसके बाद वो साफ कर देता है कि फैंग झुओ अभी यहाँ नहीं है। अगर वान झाओ केवल उसे जलाने के लिए फैंग लिन के साथ ऐसा बिहेवियर कर रही है तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं। वान झाओ कहती है कि किसी लड़की को धोखे से शादी में फंसाने वाला आदमी कुत्ते के लायक भी नहीं होता। फैंग लिन तुरंत पूछता है कि फिर किसी आदमी को जबरदस्ती शादी में फंसाने वाली औरत को क्या कहा जाएगा। वान झाओ उसके इस जवाब से चुप हो जाती है। फैंग लिन साफ कहता है कि उसे वान झाओ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस पर आखिर में वान झाओ डिसीजन लेती है कि वे दोनों इस मैरिज में टीममेट्स की तरह रहेंगे। वो हाथ बढ़ाकर कहती है कि उम्मीद है उनका काम साथ में अच्छा रहेगा। फैंग लिन उसका हाथ स्वीकार तो करता है, लेकिन साफ बोल देता है कि सच कहे तो उसे इस पार्टनरशिप में कोई खुशी नहीं हो रही। वान झाओ के वहां से जाते ही फैंग लिन एकुन को बुलाकर उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहता है। फैंग लिन को यकीन नहीं था कि वान झाओ ने केवल अपने परिवार को बचाने के लिए इतनी बड़ी चाल चली है। वो एकुन से पता लगाने को कहता है कि वान झाओ असल में किसके लिए काम कर रही है, वो फैंग परिवार के अंदर क्यों आई और इस फैमिली में घुसने के पीछे उसका रियल मोटिव क्या है। अकुन बिना कोई सवाल किए उसका काम करने के लिए तैयार हो जाता है। फैंग लिन बाहर से भले ही इस शादी को एक्सेप्ट कर चुका था, लेकिन अंदर से वो वान झाओ पर भरोसा नहीं करता। उसके लिए ये शादी एक अचानक हुई डील थी और वो जानना चाहता था कि वान झाओ ने उसके सामने आने से पहले कितना बड़ा प्लान बनाया था। रात में वान झाओ अकेले सोचती है कि चाहे जो भी हुआ हो, कम से कम वान परिवार बच गया है। अब उसे सिर्फ उम्मीद है कि फैंग लिन अपना प्रॉमिस निभाएगा। वो खुद से ये भी कहती है कि उसे उस हिपोक्रेट से दूरी रखनी होगी, लेकिन तभी फैंग लिन उसके कमरे के अंदर आ जाता है। वान झाओ चौंक कर पूछती है कि वो अंदर कैसे आया। फैंग लिन बिना परेशान हुए कहता है कि ये उसका अपना घर है। फिर वो वान झाओ पर फैंग परिवार के खिलाफ प्लान बनाने का आरोप लगाता है। वान झाओ उसकी आंखों में देखकर जवाब देती है कि वो फैंग परिवार के खिलाफ नहीं, बल्कि खुद फैंग लिन के खिलाफ प्लान बना रही है। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं और वान झाओ फिर कहती है कि वे दोनों अपनी अपनी जरूरत पूरी कर सकते हैं। फैंग लिन पहली बार उसे प्यार से झाओ झाओ कहता है। वो उसे याद दिलाता है कि उसी ने फैंग लिन से शादी करने की जिद की थी। अब जब वान झाओ खुद उसकी वाइफ बनी है तो फैंग लिन कहता है कि वो हस्बैंड के रूप में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करेगा। उसकी बात सुनकर वान झाओ समझ नहीं पाती कि वो केवल उसे डराने की कोशिश कर रहा है या सच में उसके करीब आना चाहता है। अपने रूम में बैठकर वान झाओ दोबारा उस ऑनलाइन नॉवल को पढ़ती है। वो मानती है कि बाहर से रिस्पेक्टेबल दिखने वाला ये आदमी लिखता बहुत अच्छा है। कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है कि वान झाओ खुद भी उसके अंदर खो गई। वो सोचती है कि आज एक ही दिन में कितना कुछ हो गया। फैंग झुओ का चीटिंग स्कैंडल सामने आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसने फैंग लिन के साथ मैरिज रजिस्ट्रेशन भी कर लिया। इन सब के बावजूद फैंग लिन के पास रात में नॉवल अपडेट करने का समय था, लेकिन वान झाओ के पास अभी तक इस बात का सॉलिड प्रूफ नहीं था कि नॉवल सच में फैंग लिन ही लिखता है। इसलिए वो इसे कंफर्म करने का डिसीजन लेती है। वो फैंग लिन के रूम के पास जाकर देखती है कि वो अभी तक सोया नहीं है और कंप्यूटर पर कुछ लिख रहा है। वान झाओ अचानक अंदर आकर पूछती है कि मिस्टर फैंग इतनी रात को किस काम में बिजी हैं। फैंग लिन तुरंत कंप्यूटर उससे दूर कर देता है।
वान झाओ को स्क्रीन नहीं दिखती, इसलिए उसका शक और बढ़ जाता है। उसे लगता है कि अगर कंप्यूटर में नॉर्मल कंपनी वर्क होता तो फैंगलिन इतनी जल्दी उसे छिपाता नहीं। फैंगलिन उसे कहता है कि अगली बार उसके रूम में आने से पहले नॉक करे। अगर कोई ज़रूरी रीज़न न हो तो वो उसके कमरे के अंदर आने की कोशिश भी न करे। वान झाओ भी ज़्यादा बहस नहीं करती और कहती है कि जैसा उसे ठीक लगे वैसा ही करे। अगले काम के दौरान फैंगलिन एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट चेक करके एक उनको बताता है कि उसमें 2 गलतियां थीं। वो दोनों एरर्स खुद ठीक कर चुका है और एक उनको आगे से ज़्यादा केयरफुल रहने के लिए कहता है। एक उन अपनी गलती एक्सेप्ट करके उससे माफ़ी मांगता है। इसके बाद फैंगलिन असली बात पर आता है। वो कहता है कि उसकी वाइफ को उसके कंप्यूटर में मौजूद बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। एकून अपनी इन्वेस्टिगेशन की इन्फॉर्मेशन देते हुए बताता है कि वान परिवार बैंक्रप्सी के बिल्कुल करीब था, लेकिन फैंग परिवार के साथ मैरिज अलायंस की खबर बाहर आते ही उन्हें कई नए प्रोजेक्ट्स मिल गए। उन्हीं प्रोजेक्ट्स की वजह से वान परिवार कोलैप्स होने से बच गया। इस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ये कहना गलत नहीं होगा कि वान झाओ ने अपने फैमिली इंटरेस्ट के लिए फैंगलिन से शादी की है। एकुन मानता है कि वान झाओ कैलकुलेशंस करके चलती है, लेकिन वो कोई बहुत खतरनाक स्कीमर भी नहीं लगती। उसने अपने परिवार को बचाने के लिए ये मैरिज की, मगर उसके एक्शंस के पीछे इससे बड़ा कोई मोटिव अभी सामने नहीं आया। इसी बीच घर में एक ब्रेसलेट नहीं मिल रहा होता। उसे ढूंढ रही लड़की परेशान होकर कहती है कि वो ब्रेसलेट उसकी ग्रैंड मदर का दिया हुआ गिफ्ट था, इसलिए वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फैंगलिन उसकी बात सुनकर कहता है कि अगर ब्रेसलेट इतना इंपॉर्टेंट है तो उसे ढूंढते रहना चाहिए, लेकिन साथ ही वो एक पूरी सिचुएशन देखकर मन ही मन इसे एक बेकार और बहुत क्लमसी ट्रिक कहती है। उसे समझ आ जाता है कि घर में कोई ब्रेसलेट के बहाने कुछ और पता लगाने की कोशिश कर रहा है, फिर भी वो तुरंत किसी पर सीधा आरोप नहीं लगाती। फैंगलिन पहले ही उस पर शक कर रहा था और अब मिसिंग ब्रेसलेट ने उसके शक को बढ़ा दिया था, इसलिए वो एकुन से कहता है कि वान झाओ क्या करती है, कहाँ जाती है और इस मामले पर कैसी रिएक्शन देती है, सब ध्यान से देखा जाए। ब्रेकफास्ट के समय वान झाओ और फैंगलिन को एक साथ बैठा देखकर फैंगशी बहुत खुश हो जाती है। वो मन ही मन सेलिब्रेट करती है कि जिस कपल को वो इतने समय से साथ देखना चाहती थी वे आखिर एक ही टेबल पर बैठे हैं। वहीं जाओ शौशी नाम की मेड वान झाओ को बताती है कि फैंगलिन अपने बराबर वाली सीट पर केवल फैमिली मेंबर्स को बैठने देता है। इसका मतलब वो वान झाओ को सच में अपनी फैमिली का हिस्सा मान चुका है। फैंगशी प्यार से वान झाओ को सिस्टर इन लॉ कहकर अपने पास बैठने के लिए बुलाती है। वान झाओ मेड से उसका नाम पूछती है और वो खुद को जाओ शौशी बताती है। फैंगलिन फैंगशी को याद दिलाता है कि उसकी क्लास 8 बजे है। वो ड्राइवर को उसे छोड़ने के लिए कहता है ताकि वो लेट न हो। फैंगशी उसकी बात मान तो लेती है, लेकिन जाने से पहले वान झाओ को अपने परिवार की सच्चाई बताती है। वो कहती है कि उसका बड़ा भाई फैंगलिन असल में बहुत अच्छा इंसान है। सारी प्रॉब्लम उनके फादर की वजह से हुई, जिन्होंने बहुत सारी मिस्ट्रेसेस रखी थीं। तीनों सिबलिंग्स की मदर्स अलग अलग हैं। फैंगलिन की बायोलॉजिकल मदर डिप्रेशन की वजह से मर गई थी। उसी इंसिडेंट ने उसके अंदर मैरिज को लेकर डर पैदा कर दिया। वो किसी रिलेशनशिप में जाने इसलिए बचता है क्योंकि उसने अपने ही घर में रिलेशनशिप को बुरी तरह टूटते देखा था। ये सुनकर वान झाओ पहली बार फैंगलिन की कोल्ड पर्सनैलिटी के पीछे छिपी वजह समझती है। उसे महसूस होता है कि इतने सालों में शायद किसी ने उसकी फीलिंग्स नहीं समझी, उसका दर्द नहीं देखा और न ही उसके लिए बुरा महसूस किया। ब्रेकफास्ट के बाद फैंगलिन एक उनसे कहता है कि जाओ शौशी नाम की मेड अपनी लिमिट से बाहर जा रही है। उसे ऐसे सर्वेंट्स बिल्कुल पसंद नहीं जो फैमिली मैटर्स में ज़रूरत से ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगें। एकुन उसे भरोसा देता है कि वो कोई सूटेबल रीज़न ढूंढकर जाओ शौशी को नौकरी से निकाल देगा। इसके बाद फैंगलिन उस दूसरे काम के बारे में पूछने और टैटू वाला पूरा प्लान सुन रहा था। घर लौटने पर फैंगलिन अभी तक जाग रहा होता है। वान झाओ को देखते ही वो ताने में कहता है कि वो भला उसे रोकने की हिम्मत कैसे कर सकता है। फिर स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और टैटू का नाम लेकर उसे बड़ी मासूम गुड गर्ल बताता है। वान झाओ समझ जाती है कि उसकी सारी बातें किसी तरह फैंगलिन तक पहुंच चुकी हैं। तभी फैंगलिन उसके सामने बाइजू की 4 बॉटल्स रख देता है। वो कहता है कि वान झाओ ने 4 बॉटल्स मांगी थी, इसलिए वो खास तौर पर उसके लिए चारों लेकर आया है। अब उसे 4 गुना मज़ा मिल सकता है। फैंगलिन एक बॉटल उसकी तरफ बढ़ाकर उसे टेस्ट करने के लिए कहता है, फिर पूछता है कि ड्रिंक अच्छी है या नहीं। वान झाओ सिचुएशन संभालते हुए सारी बॉटल्स उसी को देकर वहां से निकलने लगती है, लेकिन फैंगलिन उसे वहीं रुकने के लिए कह देता है। वान झाओ पलटकर पूछती है कि अब क्या हुआ। फैंगलिन की नज़र उसकी कमर पर पड़ती है, जहाँ उसे कोई डिज़ाइन दिखाई देता है। वो गंभीर होकर पूछता है कि उसकी कमर पर यह क्या बना हुआ है। वान झाओ जवाब देने से बचती है, इसलिए फैंगलिन दोबारा वही सवाल करता है।
वान झाओ की कमर पर बना डिजाइन देखकर फैंग लिन को बाहर सुनी हुई कुछ गंदी बातें याद आती हैं। कुछ लड़कों ने टैटू वाली लड़की को देखकर कहा था कि वो बहुत ओपन होगी। उनमें से एक ने उस डिजाइन को सक्यूबस टैटू तक कह दिया था। ये सब याद आते ही फैंग लिन वान झाओ से कहता है कि वो अपने मैनर्स और बिहेवियर का ध्यान रखे। अगर वो इसी तरह मनमानी करती रही तो वो उसे विदेश भेजकर हाउस अरेस्ट में रख देगा। इसके बाद वो उसे अपने पास खींचकर टैटू देखने की कोशिश करता है। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। उन्हें इस तरह गले लगा देखकर फैंगशी बेहद एक्साइटेड हो जाती है। वो खुशी से सोचती है कि इस बार उनका पास आना कोई एक्सीडेंट नहीं था। दोनों ने सच में एक दूसरे को हक किया है। फैंगलिन ध्यान से देखने के बाद पाता है कि वहाँ कोई सजेस्टिव टैटू नहीं बल्कि 3 छोटे डॉग्स बने हुए हैं। वान झाओ बताती है कि ये साधारण डॉग्स नहीं है, ये पिंक हेलीकॉप्टर उड़ा सकते हैं और ये उनका पॉ पेट्रोल टैटू है। फैंगलिन हैरानी से पूछता है कि बस इतना ही है। वान झाओ कहती है कि जिस इंसान का बचपन ही नहीं रहा वो इस टैटू की क्यूटनेस नहीं समझ सकता। शी अपनी सिस्टर इन लॉ को बेहद क्यूट मानती है, लेकिन अपने भाई की हरकत देखकर उसे बेवकूफ कहती है। इतनी प्यारी लड़की उसकी बाहों में थी, फिर भी उसने कुछ रोमांटिक करने के बजाय सिर्फ स्टिकर देखा। फैंगशी को लगता है कि उसके भाई को रिलेशनशिप के मामले में अभी बहुत कुछ सीखना है। वहीं फैंगलिन अकेले में सोचता है कि ऐसा नहीं है कि उसका कोई चाइल्डहुड नहीं था। जब वो छोटा था तब उसे भी कार्टून्स देखना बहुत पसंद था। कुछ समय बाद वान झाओ शादी के बाद पहली बार अपने मायके के फैमिली डिनर में पहुंचती है। वहां पहुंचते ही रिश्तेदार पूछते हैं कि फैंगलिन कहाँ है। वान झाओ बताती है कि उसने उसे बुलाया ही नहीं। ये सुनकर रिलेटिव्स तुरंत उसका मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। वे कहते हैं कि आज शादी के बाद बेटी के घर लौटने वाला डिनर है, फिर भी वो अपने हस्बैंड को साथ नहीं लाई। उन्हें लगा था कि वान झाओ ने फैंग परिवार में शादी करके बहुत बड़ी बाजी जीत ली, लेकिन अब लगता है कि उसका मिसेस फैंग होना सिर्फ दिखावा है। कोई कहता है कि फैंगलिन जैसा पावरफुल आदमी किसी भी लड़की को चुन सकता है, फिर वो वान झाओ को क्यों पसंद करेगा। कोई उसकी पढ़ाई का मजाक बनाते हुए कहता है कि उसने आर्ट और डिजाइन पढ़कर खुद को टॉप स्टूडेंट मान लिया, लेकिन ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा जब वो अपने हस्बैंड को ही साथ नहीं ला सकी। फिर एक रिश्तेदार पूछता है कि कहीं फैंग परिवार ने उसे वापस तो नहीं भेज दिया। वान झाओ चुप रहने के बजाय तुरंत जवाब देती है। वो कहती है कि ये डिनर उसके अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए है, फैंगलिन के पेरेंट्स से मिलने के लिए नहीं। अगर सबको उसे देखने का इतना ही शौक है तो वे जल्दी से दोबारा जन्म लें और इस बार सीधे फैंग परिवार में पैदा हों। वान झाओ की माँ उसे डांटकर सबके सामने माफी मांगने के लिए कहती है, लेकिन वान झाओ पूछती है कि वो इन लोगों से माफी क्यों मांगे। इतने सालों से ये लोग उनके परिवार से पैसे लेते आए हैं और उनके रिसोर्सेज इस्तेमाल करते रहे हैं। उसके पेरेंट्स ने जब फैमिली बिजनेस बचाने के लिए घर घर जाकर अपने पैसे वापस मांगे तब इन्हीं रिश्तेदारों में से कोई सामने नहीं आया। सबने कछुए की तरह अपना सिर छिपा लिया था। लेकिन आज जैसे ही उन्हें लगा कि वान झाओ के जरिए फैंगलिन से फायदा मिल सकता है, सभी पूरे परिवार के साथ डिनर में पहुंच गए। वान झाओ साफ कहती है कि वे उससे मिलने नहीं आए, वे केवल उसके हस्बैंड के जरिए अपना फायदा करवाना चाहते हैं। उसकी माँ उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वान झाओ बताती है कि उनके फैमिली बिजनेस को बैंक्रप्सी के करीब पहुंचाने में इन रिश्तेदारों का भी बड़ा हाथ था। उसकी माँ गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है। वान झाओ कहती है कि उसने अपने परिवार के लिए फैंग परिवार में शादी करने तक का फैसला लिया और उसकी माँ उन्हीं लोगों के लिए उसे मार रही है। माँ सफाई देने की कोशिश करती है, लेकिन रिलेटिव्स वान झाओ को ही गलत ठहराते हैं। वे कहते हैं कि उसके अंदर मैनर्स नहीं है, वो एल्डर्स की रिस्पेक्ट नहीं करती और उसके मुंह से हमेशा गंदी बातें निकलती हैं। फिर कोई पूछता है कि आखिर उसे इतना बिगाड़ा किसने है। तभी पीछे से फैंगलिन की आवाज आती है कि वान झाओ को उसने बिगाड़ा है। वो सामने आकर पूछता है कि इससे किसी को क्या प्रॉब्लम है। उसे देखकर सभी रिलेटिव्स का एटीट्यूड तुरंत बदल जाता है। वान झाओ भी हैरान होकर पूछती है कि वो वहाँ क्यों आया है। फैंगलिन बताता है कि आखिरी समय पर एक मीटिंग आ गई थी, इसलिए उसे देर हो गई। फिर वो वान झाओ से माफी मांगते हुए कहता है कि उसकी वजह से उसे अकेले ये ह्यूमिलिएशन सहना पड़ा। रिश्तेदार तुरंत सफाई देने लगते हैं कि उन्हें उसके आने की इन्फॉर्मेशन नहीं थी। वे पूरी लड़ाई को मिसअंडरस्टैंडिंग और फैमिली के बीच होने वाला छोटा सा मजाक बताने लगते हैं। फैंगलिन ठंडे स्वर में कहता है कि यहाँ केवल वो और उसकी वाइफ एक फैमिली है। वान झाओ बोलने में थोड़ी सीधी है, इसलिए बाकी लोगों को उसकी बात सहनी पड़ेगी, लेकिन जहाँ तक उसे थप्पड़ मारने की बात है वो दोबारा ऐसा होते नहीं देखना चाहता। उसकी वार्निंग सुनकर सभी तुरंत सहमत हो जाते हैं और उसे खाना खाने के लिए बैठने को कहते हैं। डिनर शुरू होने के बाद भी रिलेटिव्स अपनी बातें बंद नहीं करते। कोई पूछता है कि क्या वान झाओ का असली टारगेट शुरू से फैंगलिन था। दूसरी महिला कहती है कि उनकी झाओ झाओ इतनी केपेबल है कि उसने दोनों फैंग ब्रदर्स को अपनी उंगलियों पर नचा लिया। कोई उसे स्कीमिंग कहता है तो उसकी माँ भी बोल देती है
है कि उसकी बेटी बचपन से ट्रिक्स चलाना और मर्दों का दिल जीतना जानती है। वान झाओ के पिता उन्हें ऐसी बातें करने से रोकते हैं। फैंगलिन से कहते हैं कि वान झाओ सच में उसका सम्मान करती है और इसमें कोई स्कीम नहीं है। फिर वो उसे फैमिली की गॉसिप पर ध्यान न देने के लिए कहते हैं। डिनर के बाद फैंगलिन और वान झाओ कार से घर लौट रहे होते हैं। शराब की वजह से वान झाओ नशे में है और कुछ देर चुप बैठी रहती है। फैंगलिन उससे पूछता है कि वो इतनी क्वाइट क्यों है। वान झाओ कहती है कि कुछ लोगों के पास कहने के लिए कुछ नहीं होता, जबकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें किसी से कहा नहीं जा सकता। फैंगलिन उसे वे बातें अपने साथ शेयर करने के लिए कहता है। वान झाओ जवाब देती है कि वो उसे इतनी अच्छी तरह जानती ही नहीं है। इस पर फैंगलिन कहता है कि फिर उन्हें एक दूसरे को जानना शुरू कर देना चाहिए। वान झाओ अपनी इंट्रोडक्शन से शुरुआत करती है। वो बताती है कि उसका नाम वान झाओ है, वो फीमेल है और उसकी उम्र 22 साल है। फॉर्च्यून टेलर ने कहा था कि उसकी लाइफ में फायर एलिमेंट की कमी है, इसलिए उसका नाम झाओ रखा गया। इसके बाद वो अपने जन्म की कहानी बढ़ा चढ़ाकर बताने लगती है। वो कहती है कि जिस दिन वो पैदा हुई उस दिन आसमान में एक अजीब घटना हुई थी और पूरे स्काई में बहुत खूबसूरत फायरी सनसेट दिखाई दिया था। बोलते बोलते वो भूल जाती है कि अपनी लाइफ के किस साल तक पहुंची थी। फैंगलिन उसे याद दिलाता है कि वो 19 साल तक आई थी। वान झाओ फिर बताती है कि 19 साल की होते ही उसकी माँ ने अचानक उसे ब्लाइंड डेट्स पर भेजना शुरू कर दिया। पिछले 3 सालों में वो इतने अजीब दिखने वाले और बेकार लड़कों से मिली कि उन सब की पूरी एवेंजर्स टीम बन सकती थी, लेकिन वो खुद थानोस नहीं है जो फिंगर स्नैप करके उन सबको गायब कर दे। फैंगलिन पूछता है कि क्या उन लोगों में फैंग झुओ भी शामिल था। वान झाओ बिना हेजिटेशन के कहती है कि हाँ, फैंग झुओ भी उन्हीं में शामिल है। तब फैंगलिन पूछता है कि अगर वो उसे पसंद ही नहीं करती थी तो उससे शादी करने के लिए तैयार क्यों हुई। वान झाओ कुछ समय सोचने के बाद कहती है कि फैंग परिवार के जीन्स बहुत अच्छे हैं। दोनों फैंग ब्रदर्स भले ही परवर्ट हों, लेकिन दोनों बहुत ज्यादा हैंडसम हैं। फिर वो फैंगलिन को देखकर कहती है कि वैसे उसे परवर्ट्स पसंद नहीं है, लेकिन अगर बात फैंगलिन की हो तो वो एक बार कोशिश कर सकती है। फैंगलिन तुरंत परवर्ट वाली बात पकड़ लेता है। वो पूछता है कि वान झाओ ने उसे ऐसा क्यों कहा और उसका मतलब क्या है। वान झाओ कोई साफ जवाब नहीं देती। फैंगलिन ड्राइवर को कार रोकने के लिए कहता है। फिर वान झाओ को नीचे उतार देता है, लेकिन नशे में डूबी वान झाओ की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। वो उसके पीछे बोलते हुए कहती है कि 22 साल की उम्र में उसकी मुलाकात फैंगलिन से हुई। उसकी नजर में फैंगलिन बहुत कोल्ड और ओल्ड फैशन था। वो साफ तौर पर वान झाओ को पसंद करता था, फिर भी हर बार उसे खुद से दूर धकेल देता था। आखिर में वो उसे कावर्ड कहकर पुकारती है। उसी दौरान छिपे हुए पापाराजी वान झाओ और फैंगलिन पर नजर रख रहे होते हैं। वे आपस में कहते हैं कि रूमर्स के मुताबिक दोनों फैंग ब्रदर्स की प्राइवेट लाइफ बहुत मैसी है और वे वान झाओ को केवल शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन तभी वे वान झाओ और फैंगलिन को बहुत पैशनेटली किस करते देख लेते हैं। एक रिपोर्टर दूसरे से कहता है कि उसे रूमर्स पर विश्वास नहीं करना चाहिए और न ही उन्हें आगे फैलाना चाहिए। दूसरा उसे याद दिलाता है कि वे खुद पापाराजी हैं और रूमर्स के पीछे जाना ही उनका काम है। असल में फोटोग्राफर्स को जिस तरह की तस्वीरें चाहिए थी वे मिल चुकी होती हैं। वे दोनों को उनकी कोऑपरेशन के लिए धन्यवाद कहते हैं। तस्वीरें देखकर फैंगशी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो सबको बताती है कि ये बहुत स्वीट है। इस बार दोनों ने किसी एक्सीडेंट या मजबूरी के कारण नहीं, बल्कि अपनी इच्छा से किस किया है। जिस रियल लाइफ कपल को वो इतने समय से शिप कर रही थी उसके सच होने की शुरुआत हो चुकी थी। घर पहुंचने पर फैंगलिन नशे में डूबी वान झाओ को अपनी बाहों में उठाकर रूम तक ले जाता है। वो उसे बेड पर आराम करने के लिए छोड़कर जाने लगता है, लेकिन वान झाओ उसका हाथ पकड़कर उसे रुकने के लिए कहती है। फैंगलिन प्यार से उसे झाओ झाओ बुलाकर कहता है कि वो ड्रंक है और उसे रेस्ट करना चाहिए। साथ ही वो मानता है कि इस समय उसका अपना माइंड भी पूरी तरह क्लियर नहीं है। अगर वान झाओ ने अभी उससे कुछ मांगा तो शायद वो उसकी हर बात मान लेगा। फैंगलिन के एक शब्द को वान झाओ गलत सुन लेती है और पूछती है कि आखिर क्या हार्ड हो रहा है। फैंगलिन समझाता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं कहा था, वो केवल अग्री कह रहा था। वान झाओ माफी मांगकर कहती है कि उसने गलत सुन लिया। इस पर फैंगलिन उसे झाओ झाओ कहकर याद दिलाता है कि उसने उसे रुकने का मौका दिया था। फिर वो कहता है कि पूछने के बजाय वो खुद महसूस करके देख सकती है। कुछ समय बाद फैंगलिन वान झाओ के रूम में जाता है। वो अब भी पता लगाना चाहता है कि वान झाओ इतनी मेहनत करके फैंग परिवार के अंदर क्यों आई और क्या वो सच में कोई सीक्रेट छिपा रही है। तभी उसकी नजर वान झाओ के कंप्यूटर पर पड़ती है। वहाँ कुछ ऐसा लिखा होता है जिसमें मैं कैरेक्टर्स खुद वान झाओ और फैंगलिन जैसे हैं। राइटिंग पढ़कर फैंगलिन हैरान रह जाता है। अब उसे लगता है कि वो वान झाओ का छिपा हुआ सच समझ गया है। इसी बीच वान झाओ रूम में लौट आती है और फैंगलिन को अपने कंप्यूटर
कंप्यूटर के पास देखकर पूछती है कि वो यहाँ क्यों आया। वो गुस्से में वही सवाल दोबारा करती है। फैंग लिन बिना घबराए कंप्यूटर उठाकर कहता है कि उसे इस तरह लापरवाही से नहीं छोड़ना चाहिए। वो नीचे गिरने वाला था, इसलिए उसने केबल उठाकर सही जगह रख दिया। वान झाओ कुछ कहना चाहती है, लेकिन फैंग लिन उसे बोलने का मौका नहीं देता। वो बताता है कि अगली रात एक बैंक्वेट है और वान झाओ को उसके साथ चलना होगा। वो उसे तैयार रहने के लिए कहकर बाहर निकल जाता है। रूम से बाहर आने के बाद फैंग लिन सोचता है कि शायद वान झाओ समझ गई होगी कि उसने उसका कंप्यूटर देख लिया है। वो उसी फिक्शन वेबसाइट को खोलता है और वहाँ मौजूद बुक को ढूंढ लेता है। बुक का नाम द कोल्ड विंड एंड ब्राइट मून होता है। उसे पढ़कर फैंग लिन को यकीन हो जाता है कि वान झाओ ने बहुत पहले से उसे अपने मन में चाहना शुरू कर दिया था। कहानी में लिखी रोमांटिक और इंटीमेट बातें पढ़कर वो सब कुछ अपने और वान झाओ से जोड़ने लगता है। उसे लगता है कि वान झाओ ने अपनी छिपी फीलिंग्स पूरी नॉवल में लिख दी हैं, लेकिन सामने कभी स्वीकार नहीं किया। इसी दौरान उसे टॉप टियर अल्फा शब्द दिखाई देता है। फैंग लिन इस तरह की टर्मिनोलॉजी नहीं समझता, इसलिए हैरानी से सोचता है कि आखिर अल्फा होता क्या है। दूसरी तरफ वान झाओ की माँ उसके लिए सूप लेकर आती है। वो कहती है कि उसने अपनी बेटी के भले के लिए ये सूप तैयार किया है। इसे बनाते समय उसका हाथ तक जल गया, फिर भी वान झाओ उसकी मेहनत की वैल्यू नहीं समझ रही। वान झाओ साफ कहती है कि उसने अपनी माँ से सूप बनाने के लिए कहा ही नहीं था। उसकी माँ दुखी होकर पूछती है कि वो आखिर ये सब किसके लिए कर रही है। उसे लगता है कि बेटी उसकी केयर की रिस्पेक्ट नहीं करती और उल्टा उसका दिल दुखा रही है। वान झाओ बार बार कहती है कि उसकी माँ ने ये परेशानी खुद अपने ऊपर ली है, उसने ऐसा कुछ मांगा ही नहीं था, लेकिन उसकी माँ इमोशन के जरिए उस पर प्रेशर डालती रहती है। आखिर में वो वान झाओ को सूप लेकर अंदर जाने के लिए कहती है और तब तक वहीं रहती है जब तक वान झाओ उसे अपने साथ लेकर चली नहीं जाती। इधर फैंग झुओ कंपनी में पहुंचकर गार्ड से लड़ने लगता है। वो उन्हें अपने भाई के पाले हुए डॉग्स कहता है और पूछता है कि उसे रोकने का अधिकार किसने दिया। फिर वो फैंग लिन को सामने आकर बात करने के लिए चैलेंज करता है। फैंग लिन उसे अंदर आने देने के लिए कहता है और पूछता है कि वो क्या जानना चाहता है। फैंग झुओ गुस्से में पूछता है कि फैंग लिन ने उसे कंपनी में बंद करके घर जाने से क्यों रोका। फैंग लिन शांत तरीके से कहता है कि पहले वो खुद से पूछे कि क्या वो बाहर जाने लायक है। जवाब देता है कि अगर वो लायक नहीं है तो क्या फैंग लिन लायक है। वो फैंग लिन पर आरोप लगाता है कि पहले उसने उसे हाउस अरेस्ट में रखा और फिर उसकी फियांसे को उसकी सिस्टर इन लॉ बना दिया। जो आदमी हमेशा पूरे और सेल्फ कंट्रोल्ड बनने का नाटक करता था, उसकी असली पसंद अब सामने आ गई है। एकुन समझाने की कोशिश करता है कि फैंग लिन केवल फैंग झुओ की बनाई प्रॉब्लम साफ कर रहा था। अगर वो चीटिंग करते हुए नहीं पकड़ा जाता तो ये सिचुएशन पैदा नहीं होती। फैंग झुओ गुस्से में कहता है कि उसकी गलती ठीक करने का मतलब ये नहीं कि फैंग लिन उसके हिस्से की वाइफ भी ले लें। वो दावा करता है कि किसी को अंदाजा नहीं कि झाओ झाओ उससे कितना प्यार करती है। उसके हिसाब से अगर वो वान झाओ को बता दे कि उसे सेटअप किया गया था तो वो जरूर उस पर विश्वास करेगी। इसलिए वो फैंग लिन को चैलेंज करता है कि अगर उसमें हिम्मत है तो उसे झाओ झाओ से मिलने दे। तभी एकुन आकर बताता है कि मिस झाओ झाओ वहाँ पहुँच गई है। फैंग झुओ खुश जल्दी कंपनी क्यों आ गई। वान झाओ उसके लिए वही सूप लेकर आई थी जो उसकी माँ ने दिया था। पास मौजूद फैंग झुओ उनकी बातें सुनकर अंदर ही अंदर जलने लगता है। वान झाओ ने उससे कहा था कि वो केवल उसी से प्यार करती है, अब वो किसी दूसरे आदमी के लिए सूप कैसे ला सकती है। वान झाओ सूप फैंग लिन को देती है। फैंग लिन उसे धन्यवाद कहता है और बताता है कि आज तक किसी ने उसके लिए ऐसा नहीं किया। वो उसकी मेहनत की वैल्यू करते हुए दोबारा थैंक यू कहता है। वान झाओ तुरंत सच बता देती है कि उसने सूप खुद नहीं बनाया, इसलिए इसमें उसकी कोई खास मेहनत नहीं लगी। इसके बाद फैंग लिन कहता है कि उसे अभी कुछ काम खत्म करना है। वान झाओ तब तक लाउंज में जाकर उसका इंतजार कर सकती है और काम खत्म होते ही वो उसके पास आ जाएगा। वान झाओ मान जाती है। जाने से पहले वो जानबूझकर उसे हनी कहती है, फिर खुद को याद दिलाती है कि उसने अच्छा काम किया है, मगर अब उसे काम रहना होगा। अगर वो ज्यादा नर्वस हुई तो फैंग लिन समझ जाएगा कि उसके मन में गिल्ट है। वान झाओ के जाने के बाद फैंग झुओ फिर फैंग लिन से भिड़ जाता है। वो कहता है कि ये इम्पॉसिबल है। झाओ झाओ पूरी तरह उसके प्रति डिवोटेड है और फैंग लिन से उसने सिर्फ मजबूरी में शादी की है। वो अपनी इच्छा से फैंग लिन को किस नहीं कर सकती। फैंग लिन जवाब देता है कि जो दूसरों को फूल बनाता है कभी न कभी वो खुद भी फूल बन जाता है, इसमें कुछ भी अनयूजुअल नहीं है। फैंग झुओ अब भी मानने को तैयार नहीं होता। वो कहता है कि कंपनी चलाने में फैंग लिन उससे बेहतर हो सकता है, लेकिन महिलाओं को समझने में वो उसके आसपास भी नहीं है। बचपन से फैंग लिन के आसपास आने वाली हर खूबसूरत लड़की आखिर में फैंग झुओ के पास पहुंचती थी। फैंग लिन हमेशा सावर फेस लेकर घूमता रहता है, इसलिए कोई लड़की उसे पसंद नहीं कर सकती। फैंग झुओ फिर तीनों को सामने बैठाकर बात करने की डिमांड करता है। फैंग लिन उसे आइडियट कहते हुए बताता है कि वो वान झाओ की वजह से उसे रोक नहीं रहा, वो खुद फैंग झुओ को बचा रहा है। फैंग ग्रुप अब एक और स्कैंडल अफोर्ड नहीं कर सकता।
अगर फैंग झुओ इसी तरह हरकतें करता रहा तो फैंग लिन उसे विदेश भेज देगा, जहां वो अपनी माँ के साथ रह सकता है। फैंग झुओ कहता है कि उनके पिता ने मरने से पहले उसकी माँ से शादी कर ली थी, इसलिए लीगली वो फैंग लिन की भी मदर है। फैंग लिन उसे केवल स्टेप मदर कहता है और साफ करता है कि वो पब्लिकली फैंग फैमिली का फेस नहीं बन सकती। इसी बीच लिटिल क्यूटी वाली बात आती है, जिसे सुनकर फैंग लिन हैरानी से वही शब्द दोहराता है। एकुन उसे समझाता है कि फैंग झुओ की बेकार बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। फैंग लिन जैसा सक्सेसफुल आदमी पसंद करने वाली महिलाओं की कमी नहीं हो सकती। फैंग लिन कॉन्फिडेंस से कहता है कि ये बात उसे बताने की जरूरत नहीं। वान झाओ ने उसके लिए कई लाख वर्ड्स का लव लेटर लिखा है। उसके हिसाब से वही पूरी नॉवल एक लंबा लव लेटर है। अब वान झाओ ने उसके लिए सूप भी लाया है, इसलिए उसे भी बदले में कुछ करना चाहिए। वो एकुन को वान झाओ के लिए कैरामल मिल्क ड्रिंक भेजने को कहता है। एकुन तुरंत इसे अरेंज करने चला जाता है। लाउंज में स्टाफ वान झाओ को कैरामल मिल्क ड्रिंक देता है। वान झाओ हैरान होकर उसका नाम दोहराती है, क्योंकि ये ड्रिंक बननी बंद हो चुकी थी और नॉर्मली कहीं भी नहीं मिलती। स्टाफ बताता है कि अगर मिस्टर फैंग को कोई चीज चाहिए तो उसे पाने का कोई ना कोई रास्ता हमेशा निकल आता है। फिर वान झाओ को आराम करने के लिए कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वान झाओ ड्रिंक देखकर खुश हो जाती है। उसे लगता है कि फैंग लिन उसके लिए बहुत थॉटफुल है। आखिर में इसकी केवल एक वजह हो सकती है, वो सच में वान झाओ पर क्रश रखता है। भले ही वो थोड़ा परवर्ट हो, लेकिन अब वान झाओ उसकी लीगल वाइफ है। जब तक उसकी सारी वाइल्ड फीलिंग्स सिर्फ अपनी वाइफ के लिए हैं और वो किसी दूसरी औरत के साथ ऐसा नहीं करता, तब तक वान झाओ को उससे कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। वो कैरामल ड्रिंक टेस्ट करती है और उसे बहुत पसंद करती है। फैंग लिन की केयर देखकर वो डिसीजन लेती है कि अब उसे भी उसके साथ थोड़ा अच्छा बिहेवियर करना चाहिए। रात को फैंग लिन और वान झाओ बैंक्वेट में एक साथ पहुंचते हैं। उन्हें देखकर गेस्ट फैंग लिन का स्वागत करते हैं और कहते हैं कि उसकी मौजूदगी ने इवेंट की वैल्यू बढ़ा दी। वे वान झाओ की एलिगेंस की भी तारीफ करते हैं और दोनों को परफेक्ट मैच बताते हैं। कुछ देर बाद फैंग लिन नोटिस करता है कि वान झाओ ने ठीक से खाना नहीं खाया। वान झाओ है कि सब उसके साथ इतने पोलाइट क्यों हो गए हैं। सभी उसे बैठने के लिए कहते हैं और चीफ वन झाओ कहकर उसका स्वागत करते हैं। वे कहते हैं कि डिजाइन्स की असली क्रिएटर आखिर अपनी सही पोजीशन पर लौट आई है। एम्प्लॉयज उसे अपना आइडल बताते हैं। एक एम्प्लॉय वान झाओ को मैं सीट पर बैठने के लिए कहता है, लेकिन वो मना करके साधारण जगह पर बैठ जाती है। फिर सबको बताती है कि वे केवल एक छोटी सी मीटिंग करेंगे। तभी ऑफिस में अनाउंसमेंट होती है कि मिस्टर फैंग ने पूरे डिपार्टमेंट के लिए मिल्क टी भेजी है। सभी एम्प्लॉयज हैरान हो जाते हैं कि फैंग लिन ने खुद उनके लिए ड्रिंक्स खरीदी हैं। कोई उसे थैंक यू कहकर अपनी ड्रिंक उठाता है। एम्प्लॉयज खुश होकर कहते हैं कि अब डिजाइन डिपार्टमेंट की इम्पोर्टेंस बढ़ने वाली है। उन्हें लगता है कि फैंग लिन उनके डिपार्टमेंट का खास ध्यान रखने लगा है। फिर वे नोटिस करते हैं कि ड्रिंक्स वही डिसकंटिन्यूड कैरामल मिल्क टी है जो नॉर्मली कहीं नहीं मिलती। विवी वान झाओ से कहती है कि उसका हस्बैंड सच में बहुत थॉटफुल है। केवल अपनी वाइफ को खुश करने के लिए उसने पूरे डिपार्टमेंट को ट्रीट दे दी। मजाक में कहते हैं कि बड़े बड़े हीरोज भी खूबसूरत महिलाओं के सामने हार जाते हैं। वान झाओ कहती है कि वे उसकी जरूरत से ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि वो कोई बहुत बड़ी ब्यूटी नहीं है। फिर वो हंसकर करेक्शन करती है कि इस रिलेशनशिप में वो हीरो है और फैंग लिन ब्यूटी है। उसी समय फैंग लिन सच में ऑफिस पहुंच जाता है। उसे देखकर वान झाओ सोचती है कि शायद वो उससे पीस करने आया है। उसके मन में उम्मीद जागती है कि हो सकता है फैंग लिन उसे थोड़ा पसंद करता हो और डिवोर्स न चाहता हो। वो पहले उसे नाम से बुलाती है, फिर प्यार से हनी कहती है। इसके बाद पूछती है कि क्या वो उससे मिलने आया है। फैंग लिन अपनी फीलिंग्स छिपाकर कहता है कि वो केवल वहाँ से गुजर रहा था। वान झाओ उसके साथ लाई गई मिल्क टी की इतनी सारी कप्स देखकर पूछती है कि क्या कोई आदमी इतनी सारी ड्रिंक्स लेकर केवल संयोग से गुजरता है। फैंग लिन फिर कहता है कि शंघाई इंटरनेशनल फैंग ग्रुप की सब्सिडियरी है। प्रेसिडेंट होने के नाते वो जब चाहे इंस्पेक्शन के लिए आ सकता है। वान झाओ को उससे सवाल करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन मन ही मन वो सोचता है कि वान झाओ उससे मिलने से मना कर सकती है, पर उसे सीक्रेटली देखने से रोक नहीं सकती। वान झाओ पिछली रात की डिवोर्स वाली कॉन्वर्सेशन छेड़ती है। वो कहती है कि अगर फैंग लिन ने अपना डिसीजन ले लिया है तो उसे बता दे। फैंग लिन कहता है कि उसने अभी तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया। वान झाओ उसे जवाब देती है कि जब तक वो डिसाइड नहीं कर लेता तब तक इस तरह गिफ्ट्स न भेजे। वान झाओ के जाने के बाद फैंग लिन को उसकी इस्तेमाल की हुई कोस्टर दिखाई देती है। वो उसे अपने पास रख लेता है। घर लौटने पर फैंग लिन को अपनी ही कही हुई बातें याद आती हैं। उसने वान झाओ से पूछा था कि वो उसकी नज़रों के सामने हर जगह क्यों मौजूद रहती है। तब वान झाओ ने कहा था कि वो उसकी नज़र से गायब हो जाएगी।
सच में घर में एक वुमन कम थी, लेकिन फैंगलिन को हर जगह खालीपन महसूस हो रहा था। पूरा घर पहले से ज़्यादा ठंडा और अकेला लगने लगा था। फैंगशी अपने बड़े भाई की हालत देखकर सोचती है कि वो किसी लोनली ओल्ड मैन जैसा बन गया है। अगर वो इसी तरह अकेला बैठा रहा तो उसकी हालत और ख़राब हो जाएगी। इसलिए वो दोनों को दोबारा पास लाने का कोई तरीका सोचने का फैसला करती है। उसी समय एकुन फैंगलिन के पास कुछ डॉक्यूमेंट साइन करवाने आता है। फैंगलिन अपने पास रखी एक छोटी चीज़ दिखाकर कहता है कि ये उसे झाओ ने दी थी। एकुन तुरंत उसकी तारीफ करता है। वो कहता है कि ये बहुत सुंदर है, फैंगलिन पर सूट करती है और उसकी पसंद सच में बहुत अच्छी है। वान झाओ से जुड़ी मामूली चीज़ भी अब फैंगलिन के लिए खास बन चुकी थी। उधर वान झाओ अपनी फ्रेंड विवी से मिलने आती है। वो परेशान होकर कहती है कि उसे लगता है उसने अपने रिलेशनशिप को खुद खत्म कर दिया है। विवी मजाक में पूछती है कि इस बार वो किस आदमी की बात कर रही है। फिर कुछ सेलिब्रिटीज के नेम्स लेती है, लेकिन वान झाओ बताती है कि बात फैंगलिन की है और वो उसे डिवोर्स देना चाहता है। विवी उसे खुलकर रोने के लिए कहती है। उसके हिसाब से ब्रेकअप के बाद रोना हो तो फैंगलिन जैसा आदमी ही उस लायक है। वो यहाँ तक कहती है कि अगर वान झाओ रिलेशनशिप बचाने के लिए उसके सामने घुटनों पर बैठकर रिक्वेस्ट करना चाहे तो विवी भी उसके साथ बैठ जाएगी। तभी वान झाओ के पास फैंगशी का फोन आता है। वो घबराई हुई आवाज में उसे जल्दी बचाने के लिए कहती है। उसका दावा है कि उसने बाहर खाना खाते हुए 80,000 युआन का बिल बना दिया और अब उसके पास पेमेंट के पैसे नहीं हैं। वान झाओ हैरान होकर पूछती है कि उसने खाने में एलिफेंट और गिराफे मंगवा लिया था क्या। फैंगशी कहती है कि रेस्टोरेंट वाले उसे जाने नहीं दे रहे और उसे मारने की धमकी भी दे रहे हैं। वान झाओ बार बार पूछती है कि उसने आखिर ऑर्डर क्या किया था, लेकिन फैंगशी केवल यही दोहराती है कि उसे रोक कर रखा गया है और लोग उसे मारने वाले हैं। ये सुनकर वान झाओ तुरंत उसकी मदद के लिए निकल पड़ती है। असल में फैंगशी ने 2 आदमियों को पूरा ड्रामा करने के लिए हायर किया होता है। दोनों आदमी उससे कहते हैं कि 3 साल पहले वान झाओ से बुरी तरह पिटने के बाद उन्होंने गलत काम छोड़ दिए और अब प्रॉपर जॉब्स करते हैं। वे फैंगशी की मदद के लिए एक्ट करने को तैयार हैं, लेकिन कंडीशन रखते हैं कि इस बार उन्हें दोबारा नहीं पीटा जाएगा। फैंगशी उनकी बात सुनकर पेमेंट बढ़ाने को तैयार हो जाती है। दोनों तुरंत कहते हैं कि अब वे मिस फैंगशी के लिए कुछ भी करेंगे। जैसे ही वान झाओ वहां पहुंचती है, फैंगशी उन्हें जल्दी से उसे एक्सटॉर्ट करने का एक्ट शुरू करने के लिए कहती है। वान झाओ उन दोनों को देखते ही उसने डॉक्टर के सामने काफी झूठ बोल दिया है। अब डॉक्टर के हिसाब से फैंगलिन की हालत बहुत खराब है और उसे कम से कम 1 वीक तक क्लोज केयर की जरूरत होगी। वान झाओ वापस आती है तो फैंगशी बहाना बनाती है कि उसे स्कूल लौटकर एग्जाम्स की तैयारी करनी है। वो अपने भाई को सिस्टर इन लॉ के केयर में छोड़कर चली जाती है। वान झाओ फैंगलिन को मेडिसिन देती है। फैंगलिन इतनी सारी टैबलेट्स देखकर पीछे हटता है। वान झाओ उसे मुंह खोलने के लिए कहती है और हैरान होती है कि इतना बड़ा आदमी मेडिसिन खाने से डर रहा है। फैंगलिन सफाई देता है कि वो मेडिसिन से नहीं, गलत मेडिसिन खाने से डरता है। वान झाओ कहती है कि डॉक्टर के मुताबिक सीरियस इंजरी ठीक होने में काफ़ी समय लगता है। वो फैंगलिन से कहती है कि अगर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो उसे बुला सकता है। आज रात वो घर पर ही रुकने वाली है। ये सुनकर फैंगलिन अंदर से बहुत खुश हो जाता है। वान झाओ ने इस जगह को अभी भी घर कहा था। वो सोचता है कि क्या ये केवल उसकी पुरानी हैबिट है या वान झाओ के दिल में इस घर के लिए सच में बिलोंगिंग पैदा होने लगी है। वान झाओ अपनी माँ को फोन करके बताती है कि आज रात कुछ काम होने की वजह से वो घर वापस नहीं आएगी। उसकी माँ तुरंत पूछती है कि ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट काम है और वो रात कहाँ रुकेगी। वो वान झाओ को फैमिली कर्फ्यू याद दिलाकर कहती है कि उसे बाहर ओवरनाइट रहने की परमिशन नहीं है, लेकिन जैसे ही वान झाओ बताती है कि वो फैंग परिवार के घर पर रुकेगी, उसकी माँ का एटीट्यूड तुरंत बदल जाता है। वो कहती है कि बहुत अच्छा है। उसकी माँ को अगले दिन अपने हस्बैंड की मिस्ट्रेस से मिलने जाना था। वो आराम करके अपनी एनर्जी बचाना चाहती थी, इसलिए उसके पास वान झाओ को समझाने का समय नहीं था। वो बेटी से कहती है कि कुछ और दिनों तक फैंग फैमिली के साथ ही रहे और वापस आकर उसे परेशान न करे। रात को वान झाओ फैंगलिन के पास बैठकर उसकी केयर करती है। फैंगलिन उससे सोने के लिए कहता है और चाहता है कि आज रात वो उसके रूम में रहे। वान झाओ कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, वो पास बैठी रह सकती है ताकि सोते समय गलती से उसकी घायल आर्म को चोट न पहुंचा दे। फैंगलिन उसे अपने रूम में जाकर सोने के लिए कहता है और भरोसा देता है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन वान झाओ मना कर देती है। वो कहती है कि मार्शल आर्ट्स जानने वाले लोग फेवर्स और डेट्स का पूरा हिसाब रखते हैं। फैंगलिन उसकी वजह से घायल हुआ है, इसलिए उसकी केयर करना वान झाओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो दोबारा उसे सोने के लिए कहती है। कुछ देर बाद फैंगलिन
प्यार से झाओ झाओ बुलाकर बताता है कि उसे नींद नहीं आ रही। वान झाओ पूछती है कि वो सो क्यों नहीं पा रहा। फिर उसे द लिटिल प्रिंस की कहानी सुनाने लगती है। वो बताती है कि लिटिल प्रिंस को डेजर्ट में एक पायलट मिला था। फिर वो कहती है कि हम सभी को उस स्टार की तलाश करनी होती है जो हमारे लिए बना हो। फैंगलिन बार बार उससे पूछता है कि इसके बाद क्या हुआ। काफ़ी समय तक कहानी सुनाते हुए वान झाओ उस हिस्से पर पहुंचती है जहां लिटिल प्रिंस की मुलाकात लिटिल फॉक्स से होती है। वान झाओ को अपने पास देखकर फैंगलिन मन ही मन सोचता है कि अगर उसने उसकी वार्मथ कभी महसूस न की होती तो शायद उसे अपनी दुनिया के ठंडे होने का एहसास ही नहीं होता। अब उसके लिए वान झाओ उस लोनली और डार्क दुनिया की इकलौती लाइट बन चुकी थी। अगली सुबह वान झाओ फैंगलिन के पास बैठकर अपना काम करने लगती है। वो उससे कहती है कि अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो उसे बुला ले। तभी उसकी माँ का फ़ोन आता है। वो खुश होकर बताती है कि उसकी मुलाकात हस्बैंड की मिस्ट्रेस से हो चुकी है। जैसे ही उस वुमन को पता चला कि वान झाओ अब मिसेस फेंग है, उसका एटीट्यूड पूरी तरह बदल गया। अब वो वान फैमिली की प्रॉपर्टी से एक भी पैसा लेने की हिम्मत नहीं कर रही। वो एसेट्स को ऑफिशियली नोटराइज करवाने के लिए भी तैयार हो गई है। वान झाओ कहती है कि ये अच्छी बात है। उसकी माँ अब उसे समझाती है कि अगर वो अपनी मैरिज में अनहैप्पी है तो डिवोर्स ले सकती है। चाहे कुछ भी हो जाए, उसकी माँ हमेशा उसके पीछे खड़ी रहेगी। वान झाओ उसकी बात समझकर कॉल समाप्त कर देती है, लेकिन अब वो महसूस करती है कि उसकी माँ की मदद केवल मिसेस फैंग वाली आइडेंटिटी ने की है। अकेली वान झाओ शायद ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाती, इसलिए वो फैंगलिन के पास जाकर उसे बुलाती है। फिर पूछती है कि क्या वे अभी डिवोर्स न ले। वो चाहती है कि फैंगलिन उसे थोड़ा और समय दे। उसी दौरान एक उन फैंगलिन को नॉर्थ सिटी पार्सल की नोटराइजेशन मीटिंग के बारे में बताता है। सारी प्रेपरेशंस पूरी हो चुकी थी। फैंगलिन को पहले से पता होता है कि वान झाओ का अपने फादर की तरफ से एक हाफ ब्रदर है। अगर नॉर्थ सिटी का पार्सल अभी सीधे वान फैमिली को दे दिया गया तो वो आसानी से किसी आउटसाइडर के हाथ में जा सकता है। इसलिए फैंगलिन एक उनसे कहता है कि पहले दोनों पार्टीज की प्रॉपर्टी नोटराइजेशन पूरी करवाई जाए, उसके बाद ही वान फैमिली के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाएगा। वो खास तौर पर ध्यान रखने के लिए कहता है कि इस प्रोसेस में वान झाओ की माँ का नुकसान न हो और कोई उनका हिस्सा न छीन सके। गुन उसकी बात मान लेता है, लेकिन फैंगलिन उसे एक और इंस्ट्रक्शन देता है कि इस अरेंजमेंट के बारे में वान झाओ को कुछ न बताया जाए। एकुन पूछता है कि जब फैंगलिन उसके लिए इतना कुछ कर रहा है तो उसे खुद क्यों नहीं बताता। फैंगलिन कहता है कि वान झाओ जिस बात को उससे छिपाना चाहती है वो उसके बारे में जानकर भी अनजान बनने के लिए तैयार है। पास खड़ी वान झाओ उनकी कॉन्वर्सेशन का कुछ हिस्सा सुन लेती है। वो सोचने लगती है कि वे किस नोटराइजेशन की बात कर रहे हैं। फैंगलिन एक मीटिंग के लिए जाने लगता है और वान झाओ से कहता है कि वो उसका इंतजार करे। वान झाओ खुद से पूछती है कि वो उसका इंतजार क्यों करे, क्या वो उसके वापस आने का इंतजार इसलिए करेगी। फैंगलिन अपनी बात पूरी नहीं करता और पहले मीटिंग अटेंड करने चला जाता है। उसे जाते देखकर वान झाओ समझती है कि हर बार जब वो उसके करीब जाने की कोशिश करती है फैंगलिन जल्दी से पीछे हट जाता है, लेकिन जब भी वान झाओ इस रिलेशनशिप से पीछे हटना चाहती है वो खुद उसकी तरफ एक स्टेप बढ़ा देता है। वान झाओ अब इसे दोनों के बीच चल रहे गेम की तरह लेने का फैसला करती है। वो देखना चाहती है कि उन दोनों में से पहले अपनी फीलिंग्स कौन कन्फेस करेगा। ये गेम उसे काफ़ी एक्साइटिंग लगने लगा था। रात को वान झाओ फैंगलिन के पास जाकर कहती है कि उसे एक बात का रिग्रेट है। फैंगलिन उससे पूछता है कि वो किस बात पर पछता रही है, लेकिन वान झाओ अपनी बात पूरी करे उससे पहले फैंगलिन उसे पहले अपनी बात सुनने के लिए कहता है। वो दिन में पूछे गए सवाल का जवाब देना चाहता था। फैंगलिन आखिर मानता है कि उसे डर है वान झाओ उसे छोड़कर चली जाएगी। उसे डर है कि वो उसकी लाइफ से गायब हो जाएगी, डिवोर्स पर अड़ जाएगी और उसके बिना फैंगलिन से मिलने के लिए भी तैयार नहीं होगी। इसके बाद वो अपनी चोट का सच बता देता है। उसकी आर्म फ्रैक्चर नहीं हुई थी, उसने घायल होने का केवल नाटक किया था ताकि वान झाओ को उस पर दया आए। फैंगलिन मानता है कि उसने उसे अपने पास रोकने के लिए बहुत शर्मनाक तरीका इस्तेमाल किया, लेकिन उस समय उसे कोई दूसरा रास्ता समझ नहीं आया जिससे वो वान झाओ को अपने पास रख सके। फिर वो पहली बार अपने चाइल्डहुड के बारे में खुलकर बात करता है। उसके छठे बर्थडे पर उसके फादर ने उसकी मदर को बिट्रे किया था। उसी के बाद उसकी मदर ने अपनी जान ले ली। उस दिन से फैंगलिन ने खुद को समझा लिया था कि इस दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिस पर वो डिपेंड कर सके, अपने सबसे करीबी फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स पर भी नहीं। लेकिन फिर वान झाओ उसकी लाइफ में आई। उसने अचानक उसकी बंद और ठंडी दुनिया में जगह बना ली। फैंगलिन उसे झाओ झाओ कहकर कहता है कि जब वो उसकी दुनिया में आ ही चुकी है तो अब उससे दूर भागने की कोशिश न करे। वान झाओ बताती है कि वो फैंगलिन के अनक्लियर बिहेवियर की वजह से नाराज थी। वो सिर्फ एक आंसर चाहती थी, लेकिन उसने पहले से तय नहीं किया था कि फैंगलिन का जवाब क्या होना चाहिए।
डिवोर्स ही अकेला ऑप्शन नहीं था। फैंगलिन अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर सकता था और उससे रुकने के लिए कह सकता था, लेकिन उसने एक बार भी ये तरीका ट्राई नहीं किया। फैंगलिन को अब समझ आता है कि वान झाओ असल में डिवोर्स नहीं चाहती थी। फिर वो पूछता है कि उसने शुरुआत में किस बात पर रिग्रेट होने की बात कही थी। वान झाओ जवाब देती है कि उसे इस बात का रिग्रेट है कि उनकी शादी को इतना समय हो गया, लेकिन उसने अभी तक अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं की। इसके बाद वो फैंगलिन की आंखों में देखकर साफ कहती है कि वो उससे प्यार करती है। वान झाओ उसे समझाती है कि उसके सामने हमेशा स्ट्रॉन्ग और परफेक्ट बनने का नाटक करने की जरूरत नहीं है। उसे फैंगलिन का रियल और क्यूट रूप ज्यादा पसंद है। आखिर फैंगलिन भी कह देता है कि वो वान झाओ से प्यार करता है। उसका कन्फेशन पूरा होने से पहले ही वान झाओ उसे किस लिन शुएटोंग गुस्से में वीडियो बनाने वाले को कॉल करती है। वो पूछती है कि प्रोफेशनल होने के बाद भी उसने ये कैसा वीडियो बनाया। सामने वाला कहता है कि उसे फिश प्लेइंग इन वाटर वाला वीडियो बनाने को कहा गया था और उसने फिश और वाटर दोनों डाल दिए। उसे समझ नहीं आता कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। फिर वो बताता है कि लिन शुएटोंग को बाकी टोकन्स के पैसे भी नहीं देने हैं, क्योंकि मिस्टर फेंग पहले ही पूरा बिल सेटल कर चुका है। लिन शुएटोंग समझ जाती है कि फैंगलिन को उसके पूरे प्लान की इन्फॉर्मेशन पहले से थी। उसे लगा था कि वो सीक्रेटली देश वापस आई है, लेकिन उसकी हर एक्टिविटी फैंगलिन के कंट्रोल में थी। फैंगलिन सबके सामने बताता है कि लिन शुएटोंग ने पहले से एआई वीडियोस तैयार करवाए और फिर वान झाओ को वहां से दूर बुलाया। बाद में अगर वान झाओ और फैंग झुओ एक साथ दिखाई देते तो वान झाओ ने कुछ न भी किया होता। फिर भी वो अपना नाम साफ नहीं कर पाती। लोग समझ जाते हैं कि माँ और बेटा फैंग फैमिली का कंट्रोल चाहते थे। फैंगलिन को फंसाने के लिए उन्होंने एक महिला की रेपुटेशन तक इस्तेमाल करने की कोशिश की। गेस्ट लिन शुएटोंग की चाल को बेहद गंदा बताते हैं, लेकिन लिन शुएटोंग अब भी हार नहीं मानती। वो कहती है कि इस समय वान झाओ उसके बेटे के साथ अकेली है। एक आदमी और औरत रूम में अकेले क्या करेंगे, ये सब जानते हैं। फैंगलिन बिना परेशान हुए सबको ध्यान से देखने के लिए कहता है। असली आंसर अब सामने आने वाला था। दूसरी तरफ फैंग झुओ वान झाओ को समझा रहा होता है कि उसके साथ जो कुछ हुआ वो सब फैंगलिन की स्कीम थी। फैंगलिन वान झाओ को पाना चाहता था, इसलिए उसने अपने ही भाई को फ्रेम करके पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया। वान झाओ उसकी बात सुनकर कहती है कि अगर फैंगलिन ने उसे पाने के लिए इतना कुछ किया तो ये जानकर उसे बहुत खुशी हो रही है। फैंग झुओ को उसकी रिएक्शन समझ नहीं आती। वो पूछता है कि क्या वो गुस्से में ऐसी बातें कर रही है। फिर अपनी चीटिंग को छोटा बताते हुए कहता है कि वो केवल कुछ नया ट्राई कर रहा था। वो कहता है कि वो केवल कुछ नया ट्राई करना चाहता था और असल में उस लड़की के साथ सोया भी नहीं था। वो कहता है कि कौन सा रिच आदमी बाहर थोड़ी मस्ती नहीं करता। क्या वान झाओ गारंटी दे सकती है कि फैंगलिन ऐसा कुछ नहीं करता। वान झाओ मानती है कि फैंगलिन भी काफी वाइल्ड है। ये सुनकर फैंग झुओ सोचता है कि अब उसकी बात बन गई, लेकिन वान झाओ अगली ही लाइन में कहती है कि फैंगलिन केवल अपनी वाइफ के साथ वाइल्ड होता है। वो फैंग झुओ से कहती है कि उसके जैसे ट्रैश आदमी की तुलना फैंगलिन से नहीं हो सकती। आखिर में वो उसे अपनी आंखों के सामने से निकल हो रही है। सब कुछ साफ होने के बाद एक उन समझ जाता है कि फैंगलिन ने रूम में पहले से कैमरास क्यों इंस्टॉल करवाए थे। वो कहता है कि अब उसे पूरा प्लान समझ आ गया है। वो पूछता है कि फैंगलिन को वान झाओ पर इतना कॉन्फिडेंस कैसे था। क्या उसे सच में यकीन था कि वो किसी भी हालत में उसे बिट्रे नहीं करेगी। फैंगलिन बिना हेजिटेशन के कहता है कि उसे पूरा भरोसा था। तभी वान झाओ उसके पास लौटती है और प्यार से उसे हनी कहकर बुलाती है। उसे देखते हुए फैंगलिन मन ही मन सोचता है कि कोई नहीं जानता ये लड़की कब से उसे सीक्रेटली पसंद करती है। नॉवल को सच मानने की वजह से उसका कॉन्फिडेंस और भी बढ़ चुका था। उसे लगता है कि वान झाओ की हर टीजिंग और हर क्लोजनेस के पीछे लंबे समय से छिपा हुआ प्यार है। कार में घर लौटते समय वान झाओ कोई गीत गुनगुनाती है और फिर अपने साथ लाया हुआ खाना निकालती है। वो खुश होकर फैंगलिन को भी एक बाइट देना चाहती है। एक उन बताता है कि मिस्टर फैंग कार के अंदर कभी खाना नहीं खाते, लेकिन वान झाओ उसकी बात की परवाह किए बिना खाना फैंगलिन के मुंह के पास ले जाती है और वो उसे खा लेता है। वान झाओ मजाक में खुद को ओमेगा कहती है। फिर उसे पता चलता है कि फैंग झुओ और उसकी माँ को वैंकूवर भेजा जा रहा है। फैंगलिन पूछता है कि क्या उसे उन दोनों के लिए बुरा लग रहा है। वान झाओ जवाब देती है कि उसे उन दोनों के लिए नहीं बल्कि वैंकूवर के लिए बुरा लग रहा है। उसके हिसाब से उन दोनों को साइबेरिया भेजकर पोटैटोज खुदवाने चाहिए। उन दोनों का बिहेवियर देखकर मन ही मन घबरा जाता है। उसे लगता है कि वान झाओ फैंगलिन को पूरी तरह अपनी बातों पर चलाने लगी है। जो आदमी पहले किसी की नहीं सुनता था वो अब कार पहुंचकर वान झाओ फैंगलिन से कहती है कि वो उसका डिलीवरी पैकेज खोल दे। वो खुद क्लोथ्स चेंज करने जा रही है। फैंगलिन पैकेज खोलने लगता है, लेकिन अंदर की चीजें देखकर उसका चेहरा लाल हो जाता है। वान झाओ वापस आकर पूछती है कि उसका फेस इतना रेड क्यों है। फिर वो छोटे पैकेज के बारे में पूछती है। पैकेज पर लिखा एक शब्द सुनकर वान झाओ को लगता है कि फैंगलिन ने उसे गाली दी है। वो उससे पूछती है कि क्या वो उसका इंसल्ट कर रहा है। फैंगलिन कोई साफ जवाब नहीं दे पाता।
वान झाओ पूछती है कि क्या उसने पैकेज के अंदर की चीज देख ली। फिर टीजिंग अंदाज में बताती है कि अगर उसे ये पसंद नहीं तो उसके पास ब्लैक लेस में भी एक है। फैंगलिन घबराकर कहता है कि वो ऐसा कुछ नहीं सोच रहा था। वान झाओ को अचानक अपनी माँ का दिया सूप याद आता है। उसे लगता है कि गलती उसी की है, से वो अफ्रोडिजियाक सूप फैंगलिन को नहीं देना चाहिए था। फिर वो सीधी बात करती है कि अब वे दोनों मैरिड हैं। अगर फैंगलिन सच में इंटीमेसी चाहता है तो वो उसके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। उसकी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात सुनकर फैंगलिन उसे रूम से बाहर निकाल देता है। वो कहता है कि अब से वान झाओ अपनी डिलीवरीज खुद खोलेगी। बाहर आकर वान झाओ नाराज होती है। तो उसके हिसाब से फैंगलिन अपनी नॉवल में पूरे दिन उसके साथ इंटीमेट होने की फैंटेसीज लिखता रहता है। अब जब उसने खुद परमिशन दे दी तो वो इतना ड्रामा क्यों कर रहा है। दरवाजे के बाहर से उसे हनी कहकर बताती है कि वो अपने रूम में जा रही है। अगर फैंगलिन को सच में ज़रूरत महसूस हो तो वो अपनी फीलिंग्स दबाकर न रखे, क्योंकि ऐसा करना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। फैंगशी ये सब सुन लेती है और खुशी से कहती है कि वान झाओ इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसलिए उसके बड़े भाई के पास अभी भी होप है। लेकिन फैंगलिन उसे चुप होकर चले जाने के लिए कहता है। फैंगशी निराश होकर बोलती है कि अब शायद कोई होप नहीं बची। अकेला रह जाने के बाद फैंगलिन खुद को समझाता है कि वो वीक नहीं पड़ सकता। वो अपनी डिजायर को खुद पर कंट्रोल नहीं करने देगा। उसके लिए वार्मथ के पीछे हमेशा कोल्ड डिस्पेयर छिपा होता है। जहाँ हैप्पीनेस आती है वहाँ उसके टूटने का डर भी आता है। उसे लगता है कि कंप्लीट और परफेक्ट रिलेशनशिप केवल एक झूठ है, जबकि टूटना ही सच्चाई है। फैंगलिन को अपनी मदर के आखिरी वर्ड्स याद आते हैं। उन्होंने उससे कहा था कि वो अपने फादर जैसा न बने जिसने प्यार को बिट्रे किया, लेकिन वो अपनी मदर जैसा भी न बने जो लव में इतनी खो गई कि खुद को ही खत्म कर लिया। फैंगलिन खुद से प्रॉमिस करता है कि वो कभी प्यार को बिट्रे करने वाला आदमी नहीं बनेगा और न ही प्यार में खुद को भूलने वाला इंसान बनेगा। इसी वजह से वो लव और मैरिज को केवल बेकार इमोशनल एग्जॉस्शन मानता है। वो खुद से कहता है कि उसे इस मीनिंगलेस अटैचमेंट की जरूरत नहीं है। वीकेंड होने के बावजूद फैंगलिन कंपनी में इमरजेंसी मीटिंग बुला लेता है। वो सभी से कहता है कि अपनी रिपोर्ट्स 3 मिनट्स के अंदर पूरी करें। स्टाफ नॉर्थ साइड पार्सल की बिडिंग के बारे में बताता है। डील फाइनलाइज हो चुकी है और वहाँ कमर्शियल तथा रेजिडेंशियल डेवलपमेंट को साथ में तैयार करने का प्लान है। आने वाले समय में उस जगह एक बड़ा शॉपिंग सेंटर बनाया जाएगा और लोकेशन सबवे के बिल्कुल पास है। मीटिंग के दौरान वान झाओ वहां आ जाती है। वो फैंगलिन का कप इस्तेमाल कर लेती है। फैंगलिन उससे पूछता है कि क्या उसे उसका कप इस्तेमाल करना इतना पसंद है। अगर ऐसा है तो वो वही कप उसे दे सकता है। वान झाओ एक उनसे पूछती है कि उसने ब्रेकफास्ट किया या नहीं। फिर वो उससे आराम से बातें करने लगती है। वान झाओ को हर तरफ देखकर फैंगलिन चिढ़ जाता है और पूछता है कि वो जहाँ भी जाता है वहाँ पहले से क्यों मौजूद होती है। असल में वो खुद महसूस कर रहा था कि वान झाओ उसके लिए बहुत डेंजरस बनती जा रही है। जिस कामनेस और सेल्फ कंट्रोल पर उसे हमेशा गर्व रहा था वो इस लड़की के सामने पूरी तरह टूट जाता है। फैंगलिन वान झाओ से कहता है कि वो पूरे दिन उसके सामने इधर उधर घूमती रहती है और बहुत अनोइंग है, लेकिन ये कहते समय उसके अपने हाथ वान झाओ को पकड़े हुए होते हैं। वान झाओ तुरंत पूछती है कि अगर वो इतनी अनोइंग है तो फैंगलिन उसे छोड़ क्यों नहीं रहा। उसकी बात सुनकर फैंगलिन को अपनी हरकत का एहसास होता है। वो तुरंत माफी मांगकर कहता है कि उसका मतलब ऐसा नहीं था। कुछ समय बाद फैंगलिन घर में बैठा सोचता है कि घर में केवल एक नई लड़की आई है, फिर भी उसकी नजर जहाँ जाती है वहाँ उसे वान झाओ ही दिखाई देती है। उसकी मौजूदगी अब फैंगलिन के माइंड पर जरूरत से ज्यादा असर डालने लगी थी। जब वो वान झाओ से पूछता है कि वो कहाँ जा रही है तो वान झाओ उसकी पहले कही हुई बात का जवाब देते हुए कहती है कि वो उसकी नजरों से गायब होने जा रही है। फैंगलिन ने ही उसे हर जगह दिखाई देने वाली और अनोइंग कहा था, इसलिए वान झाओ अब उससे दूर रहने का फैसला कर लेती है। वान झाओ अपनी पसंद का काम शुरू करने के लिए शंघाई इंटरनेशनल के डिजाइन डिपार्टमेंट में पहुंचती है। उसकी दोस्त विवी उसका स्वागत करते हुए कहती है कि अब वो भी डिजाइन डिपार्टमेंट में काम करने वालों की टीम का हिस्सा बन चुकी है। वान झाओ बताती है कि पहले उसके पेरेंट्स उस पर बहुत स्ट्रिक्ट रहते थे और उसे अपनी मर्जी से कुछ करने की फ्रीडम नहीं थी, लेकिन अब वो फैंग परिवार की बहू बन चुकी है। जब तक फैंगलिन को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता वो आखिर अपनी तरह जी सकती है और वो काम कर सकती है जो उसे सच में पसंद है। विवी उसे याद दिलाती है कि वान परिवार को अब कई नए प्रोजेक्ट्स मिल चुके हैं और बैंक्रप्सी का खतरा भी खत्म हो गया है। फ्यूचर में फैमिली की सारी प्रॉपर्टी वान झाओ को ही मिलने वाली है, तो उसे जॉब करके इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या है। इस पर वान झाओ गंभीर होकर कहती है कि वान परिवार उसका नहीं है। उसके फादर का एक इलिजिटिमेट सन है जो अब हाई स्कूल में पढ़ता है। लगभग सारे रिलेटिव्स उस लड़के के बारे में जानते हैं, लेकिन उन्होंने ये सच वान झाओ और उसकी माँ से छिपा कर रखा।
वान झाओ की माँ बहुत सीधी हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे हमेशा खुद को छोटा रखकर दूसरों की बात मानती रहेंगी तो लोग उनके साथ अच्छे रहेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि रिलेटिव्स पहले से जानते हैं कि वान झाओ फैमिली की हेir नहीं है। वो सिर्फ उस लड़के के लिए रास्ता बनाने और फैमिली को बचाने का जरिया है। उसकी बात सुनकर विवी उसे भरोसा देती है कि अगर कभी फैंगलिन ने उसे छोड़ भी दिया तो वो वान झाओ का ध्यान रखेगी। वान झाओ तुरंत मजाक में पूछती है कि अगर फैंगलिन उसे डिवोर्स देता है तो क्या उसे बहुत सारे पैसे नहीं मिलेंगे। विवी कहती है कि उसे कम से कम फैंगलिन की आधी प्रॉपर्टी मिल सकती है। ये सुनकर वान झाओ एक पल के लिए खुश होती है, लेकिन फिर उसे फैंगलिन का कोल्ड चेहरा याद आ जाता है। वो तुरंत कहती है कि वो बहुत डरावना है और वो उससे प्रॉपर्टी के लिए लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी। उसके हिसाब से जॉब करना भले ही थकाने वाला हो, लेकिन कम से कम उससे उसकी जान नहीं जाएगी। पास खड़ा फैंगलिन ये सब सुन लेता है। वो सोचता है कि अगर वान झाओ उससे इतना डरती है तो शुरुआत में उसे जबरदस्ती शादी के लिए प्रपोज करने की हिम्मत कहाँ से मिली थी। विवी वान झाओ को ज्यादा सोचने से रोकती है और मीटिंग में चलने के लिए कहती है। मीटिंग शुरू होने पर प्रेसिडेंट जियांग कहते हैं कि काम में एफिशिएंसी जरूरी है, लेकिन इसके लिए एस्थेटिक सैक्रिफाइस नहीं की जा सकती। विवी उनका इंट्रोडक्शन देकर वान झाओ से पूछती है कि क्या वो हैंडसम नहीं है, लेकिन वान झाओ कहती है कि वो ठीक हैं, मगर उसके हस्बैंड के सामने कहीं नहीं टिकते। विवी दोबारा प्रेसिडेंट जियांग की तरफ इशारा करके उनकी तारीफ करती है, लेकिन वान झाओ फिर वही जवाब देती है कि फैंगलिन उनसे कहीं ज्यादा हैंडसम है। विवी मजाक में पूछती है कि क्या फैंगलिन ने उस पर कोई मैजिक कर दिया है। अब तो वो साफ तौर पर अपने हस्बैंड के प्यार में पड़ चुकी है। वान झाओ खुद भी सोचने लगती है कि आखिर कब से उसे हर दूसरे आदमी के मुकाबले फैंगलिन ज्यादा अच्छा दिखाई देने लगा। वो अपनी फीलिंग्स समझने की कोशिश ही कर रही होती है कि ऑफिस में हंगामा शुरू हो जाता है। वहाँ चू यानरन नाम की एक महिला अपने पुराने काम के राइट्स वापस मांग रही होती है। विवी बताती है कि वो कंपनी की फॉर्मर डिजाइन डायरेक्टर थी, लेकिन उसे पहले ही फायर किया जा चुका है। इसके बावजूद वो अपने बनाए सारे डिजाइन्स के लाइसेंसिंग राइट्स वापस लेने की जिद कर रही है। चू यानरन गुस्से में कहती है कि जब तक उसके डिजाइन्स वापस नहीं मिल जाते वो किसी को काम नहीं करने देगी। वान झाओ को उसका चेहरा कुछ जाना पहचाना लगता है। तभी उसे एहसास होता है कि सिचुएशन शायद उसके सोचने से ज्यादा सीरियस है। उधर फैंगलिन को शंघाई इंटरनेशनल में हो रहे हंगामे की खबर मिलती है। वो तुरंत एकुन को कार तैयार करने के लिए कहता है। एकुन याद दिलाता है कि शंघाई इंटरनेशनल फैंग ग्रुप की सब्सिडियरी कंपनी है और पूछता है कि अचानक क्या हुआ। फैंगलिन बताता है कि उसकी वाइफ ने आज ही वहां काम करना शुरू किया है। इतना कहते ही वो बिना देर किए शंघाई इंटरनेशनल जाने का डिसीजन लेता है। वान झाओ की जॉब का पहला ही दिन था और कंपनी में प्रॉब्लम पैदा होते ही फैंगलिन खुद वहां पहुंचने के लिए निकल पड़ता है। चू यानरन सबके सामने दावा करती है कि उसके डिजाइन ड्राफ्ट से शंघाई इंटरनेशनल हर साल टेंस ऑफ मिलियंस का प्रॉफिट कमाती है। अब जब कंपनी ने उसे फायर कर दिया है तो वो उसी समय अपने सारे काम की लाइसेंसिंग परमिशन वापस ले रही है। कंपनी की तरफ से कहा जाता है कि हर डिजाइन के लिए पहले ही मिलियंस की लाइसेंसिंग फीस दी जा चुकी है, लेकिन ये अमाउंट सुनकर वान झाओ चौंक जाती है, क्योंकि वे सारे डिजाइन असल में उसने खुद बनाए थे। उसे याद आता है कि कभी फैंग झो ने उसकी तारीफ करते हुए कहा था कि बाकी लोग उसकी वैल्यू नहीं समझते और उसे केवल एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो वान झाओ की असली कैपेबिलिटी समझता है। फैंग झो ने उससे वे डिजाइन्स मांगे थे। वान झाओ ने केवल इस कंडीशन पर उसे डिजाइन्स दिए थे कि उनका कमर्शियल यूज नहीं किया जाएगा। फैंग झो ने प्रॉमिस किया था कि वो उन्हें अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स के लिए टीचिंग मटेरियल के रूप में डोनेट करेगा, ताकि वे डिजाइन, थिंकिंग और एस्थेटिक इंस्पिरेशन समझ सकें। अब वही डिजाइन्स चू यानरन के पास देखकर वान झाओ समझ जाती है कि फैंग झो ने उसे धोखा दिया था। उसने एजुकेशन और डोनेशन का बहाना बनाकर वान झाओ के डिजाइन्स फ्री में लिए और फिर अपनी मिस्ट्रेस चू यानरन को दे दिए। वान झाओ को पार्किंग गराज वाली घटना भी याद आती है और वो चू यानरन को पहचान लेती है। वो गुस्से में कहती है कि ये डिजाइन्स उसकी मेहनत, आइडियाज और क्रिएटिविटी हैं, इन्हें केवल पैसे देकर खरीदा नहीं जा सकता। वो चू यानरन से भिड़ जाती है और उसे शेमलेस कहती है। दोनों के बीच बहस बढ़ते ही वान झाओ उस पर हाथ उठा देती है। इसी समय फैंगलिन वहां पहुंच जाता है। उसे देखकर चू यानरन तुरंत शिकायत करती है कि इस क्रेजी वुमन ने बिना किसी रीजन के उसे मार दिया। वान झाओ मासूम बनकर कहती है कि यहाँ फैंग नाम की बहुत सारी मक्खियां घूम रही थी और वो केवल एक फ्लाई को मार रही थी। फैंगलिन चू यानरन को साफ बताता है कि उसे कंपनी से इसलिए निकाला गया क्योंकि उसकी प्राइवेट लाइफ बहुत मैसी थी। इस बात को पब्लिकली अनाउंस न करके कंपनी ने पहले ही उसकी रेपुटेशन बचाई है। चू यानरन कहती है कि उसे फायरिंग एक्सेप्ट है, लेकिन उसकी मेहनत फ्री में इस्तेमाल नहीं की जा सकती। अगर कंपनी को डिजाइन्स रखने हैं तो अब उसे पहले से ज्यादा पेमेंट करनी होगी।
फैंगलिन उससे सीधा पूछता है कि वो चाहती क्या है। तभी वान झाओ सामने आकर कहती है कि चू यानरन के पास मौजूद सारे ड्राफ्ट्स धोखे से लिए गए हैं, इनमें उसकी कोई मेहनत नहीं, सिर्फ प्लेजरिज्म है। चू यानरन उस पर फॉल्स एक्यूजेशन लगाने का आरोप लगाती है। वो कहती है कि एक नई इंटर्न को डिजाइन्स के बारे में क्या पता होगा। वो अब भी दावा करती है कि सारे डिजाइन्स उसने खुद बनाए हैं। वान झाओ उसे स्टबर्न कहकर दोबारा मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वहाँ मौजूद लोग उसे रोककर याद दिलाते हैं कि उसका हस्बैंड सामने खड़ा है। चू यानरन भी उसे प्रोवोक करते हुए पूछती है कि क्या वो मिस्टर फेंग के सामने भी किसी को मारने की हिम्मत करेगी। फैंगलिन वान झाओ का बिहेवियर देखकर सोचता है कि जब ये लड़की गुस्से में आती है तो शायद उसे भी मार सकती है। उसके सामने इनोसेंट बनने के लिए वान झाओ को सच में काफी मेहनत करनी पड़ती होगी। अब वान झाओ सबको प्रूफ दिखाती है। वो बताती है कि उसके हर डिजाइन ड्राफ्ट के अंदर उसके इनिशियल्स छिपे हुए हैं। लोग डिजाइन्स को ध्यान से देखते हैं और सच में पैटर्न्स के अंदर इनिशियल्स पाते हैं। वे इतनी अच्छी तरह डिजाइन में मिलाए गए थे कि ध्यान से देखे बिना कोई उन्हें पहचान नहीं सकता था। इसके बाद वान झाओ चू यानरन से कलेक्शन का थीम पूछती है। चू यानरन कोई जवाब नहीं दे पाती। इससे साफ हो जाता है कि उसने डिजाइन्स को कभी ठीक से समझा ही नहीं। वान झाओ बताती है कि कलेक्शन का थीम लाइफ इंस्पायर्स लाइफ है। इसका आइडिया उसे अपनी ग्रैंडमदर की डेथ से पहले कही हुई बात से मिला था। उसकी ग्रैंडमदर ने कहा था कि हर इंसान एक लाइट बन सकता है जो दूसरों के आगे का रास्ता रोशन करे। कोई इंसान जिस तरह अपनी लाइफ जीने का चॉइस करता है उसी से वो दूसरों को भी रोशनी दे सकता है। फैंगलिन उसकी बात सुनकर फिर अपनी ग्रैंडमदर वाली कॉन्वर्सेशन याद करता है। वान झाओ आगे बताती है कि डिजाइन्स में मूवमेंट और ग्रेडियंट कलर्स का इस्तेमाल किया गया है। उनके साथ ब्राइट और एनर्जेटिक एलिमेंट्स जोड़े गए हैं। ड्रेस की बेल्ट में भी एक हिडन डिजाइन है जिससे लड़कियां जरूरत पड़ने पर अपनी स्कर्ट ऊपर करके खुलकर मूव कर सकती हैं। वान झाओ कहती है कि लड़कियां किसी भी समय अपनी स्कर्ट संभालकर स्वॉर्ड उठा सकती हैं और दुनिया बचाने निकल सकती हैं। वो कलेक्शन का मैसेज दोहराती है, एक सोल दूसरी सोल को वार्मथ दे सकती है और एक लाइफ दूसरी लाइफ को इंस्पायर कर सकती है। उसकी इच्छा है कि ये डिजाइन्स पहनने वाला हर इंसान लाइट लेकर चलने वाला बने और अपने आसपास मौजूद लोगों को डार्कनेस से बाहर निकलकर सुबह की रोशनी देखने में मदद करे। अपनी बात पूरी करने के बाद फैंगलिन वान झाओ को अपने पास बुलाता है। वान झाओ उसके पास जाकर प्यार से उसे हनी कहती है। फैंगलिन कहता है कि जॉब के पहले दिन 2 घंटे काम करना काफी है, अब वे घर चलेंगे। फिर वो चू यानरन को देखता है और कहता है कि उसकी वाइफ के काम की चोरी करने की हिम्मत करने के लिए अब उसे फैंग ग्रुप के लॉयर का लेटर मिलेगा। घर लौटकर फैंगलिन वान झाओ के डिजाइन थीम के बारे में सोचता रहता है। लाइफ इंस्पायर्स लाइफ और सोल्स वार्म सोल्स वाली उसकी बातें उसके मन में बार बार घूमती हैं। वो महसूस करता है कि वान झाओ ने सच में उसकी कोल्ड और खाली लाइफ को रोशन किया है। उसके आने के बाद पहली बार उसे किसी की वार्मथ महसूस होने लगी है। फैंगलिन फिर द कोल्ड विंड एंड ब्राइट मून नॉवल को याद करता है। वो सोचता है कि क्या नॉवल की तरह असली लाइफ में भी फैंगलिन का वान झाओ से प्यार करना पहले से तय था। कुछ समय बाद फैंग शी वान झाओ को बताती है कि उसके नाम से एक पैकेज आया है। वान झाओ उससे पैकेज खोलने के लिए कहती है। पैकेज के अंदर एक बुक निकलती है जिस पर फैंगशी का नाम लिखा होता है। बुक देखते ही दोनों नर्वस हो जाती हैं। वान झाओ पूछती है कि ये कौन सी बुक है, लेकिन फैंगशी तुरंत कहती है कि उसे कुछ नहीं पता और उसने ये बुक पहले कभी नहीं देखी। दोनों समझ जाती हैं कि मामला सीक्रेट नॉवल से जुड़ा है। फिर वे दिखावे के लिए कहती हैं कि जब पैकेज फैंगशी का है तो बिना परमिशन उसे खोलना ठीक नहीं होगा। वान झाओ भी उसकी बात मानने का नाटक करती है। कुछ समय बाद बुक वहां से गायब हो जाती है। वान झाओ देखकर सोचती है कि किसी ने इतनी जल्दी उसे उठा लिया। उसे लगता है कि जिसने भी बुक ली है उसके मन में जरूर गिल्ट है। उधर फैंगशी अपने भाई के पास पहुंचकर परेशान होती है। उसका नॉवल लिखने वाला कंप्यूटर गायब है और प्रिंटेड बुक्स भी नहीं मिल रही हैं। वो कहती है कि अपने फेवरेट कपल को शिप करना उसके लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। असल में बुक फैंगलिन ने ले ली थी। वो सोचता है कि पूरी बुक पढ़ने के बाद उसे वापस रख देगा। उसके हिसाब से वान झाओ खुद गिल्टी है, इसलिए उसमें इस बारे में सवाल करने की हिम्मत नहीं होगी। पढ़ते हुए फैंगलिन को एक्सक्लूसिव बोनस चैप्टर मिलता है। वो पहले समझ नहीं पाता कि बोनस चैप्टर क्या होता है, लेकिन पढ़ना शुरू कर देता है। कहानी में वान झाओ और फैंगलिन मैरिड कपल की तरह बात कर रहे होते हैं। फैंगलिन उसे उठाते हुए कहता है कि उसका वजन बढ़ गया है। वान झाओ शिकायत करती है कि वो बिल्कुल हैवी नहीं हुई और अभी भी बहुत लाइट है। फिर वो फैंगलिन से पूछती है कि उसे बेटा पसंद है या बेटी। नॉवल वाला फैंगलिन जवाब देता है कि जब तक बच्चा वान झाओ का है वो उससे प्यार करेगा। वान झाओ कहती है कि अगर उनकी बेटी हुई तो वो उसकी तरह स्ट्रॉन्ग और फैंगलिन की तरह स्टेडी होगी। ये पढ़ते ही असली फैंगलिन सोचता है कि वान झाओ उसके साथ बच्चा चाहती है।
खुद को याद दिलाता है कि वो वान झाओ का लीगल हस्बैंड है। ऊपर से वान झाओ इतने लंबे समय से उसे सीक्रेटली पसंद करती है, इसलिए उसके साथ बच्चा चाहना बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन फिर वो सोचने लगता है कि अगर वान झाओ की ऐसी इच्छा है तो उसने अब तक कोई मूव क्यों नहीं किया। आखिर में वो खुद आंसर निकालता है कि वान झाओ शायद रिजेक्शन से डरती है। उसे याद आता है कि उसने वान झाओ को कई बार रूम में आने से रोका, बाहर निकाला और अनोइंग तक कहा। इसी वजह से शायद वो अब अपनी फीलिंग सामने रखने की हिम्मत नहीं कर पा रही। उधर फैंग लिन को बताया जाता है कि उसकी वाइफ अचानक गायब हो गई है। वो लिन शुएटोंग को वार्निंग देता है कि अगर उसकी वाइफ के एक बाल को भी नुकसान पहुंचा तो उसे और उसके बेटे दोनों को इसका रिजल्ट भुगतना पड़ेगा। लिन शुएटोंग कहती है कि फैंग लिन अभी भी फैमिली हेड की तरह एटीट्यूड दिखा रहा है। अगर सबके सामने सॉलिड एविडेंस आ जाए कि उसने अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ उसकी इच्छा के खिलाफ गलत किया और फिर उसे शादी के लिए मजबूर किया, क्या वो फैंग ग्रुप के प्रेसिडेंट की पोजीशन बचा पाएगा। इवेंट में एक वीडियो चलाया जाता है, उसमें नकली वान झाओ डरी हुई दिखाई देती है। फैंग जुओ उसे सच बोलने के लिए कहता है और प्रॉमिस करता है कि वो उसकी प्रोटेक्शन करेगा। वीडियो वाली वान झाओ फैंग लिन को हार्टलेस बताकर आरोप लगाती है कि उसने उसे मजबूरी और ह्यूमिलिएशन में शादी करने पर मजबूर किया। वहाँ मौजूद लोग हैरान होकर पूछते हैं कि क्या ये सच में मिसेस फेंग है और वो सेकंड मास्टर फेंग के साथ क्यों है। कुछ लोग याद दिलाते हैं कि फैंग लिन से शादी से पहले वान झाओ फैंग जुओ की फियांसे थी। वीडियो में फैंग जुओ अपने भाई को डिस्पिकेबल बताकर कहता है कि ऐसा आदमी फैंग फैमिली को लीड करने लायक नहीं है। नकली वान झाओ फैंग जुओ से कहती है कि उसने हमेशा केवल उसी से प्यार किया है, लेकिन अब वो पहले जैसी पूरे नहीं रही। वो पूछती है कि क्या फैंग जुओ अब उससे नफरत करेगा। फैंग जुओ उसे हमेशा फेथफुल रहने का प्रॉमिस करता है। एक उन वीडियो बंद करने की बात करता है, मगर फैंग लिन उसे चलने देता है। तभी वीडियो अचानक लिन शुएटोंग गुस्से में वीडियो बनाने वाले को कॉल करती है। वो पूछती है कि प्रोफेशनल होने के बाद भी उसने ये कैसा वीडियो बनाया। सामने वाला कहता है कि उसे फिश प्लेइंग इन वाटर वाला वीडियो बनाने को कहा गया था और उसने फिश और वाटर दोनों डाल दिए। उसे समझ नहीं आता कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। फिर वो बताता है कि लिन शुएटोंग को बाकी टोकन्स के पैसे भी नहीं देने हैं, क्योंकि मिस्टर फेंग पहले ही पूरा बिल सेटल कर चुका है। लिन शुएटोंग समझ जाती है कि फैंग लिन को उसके पूरे प्लान की इन्फॉर्मेशन पहले से थी। उसे लगा था कि वो सीक्रेटली देश वापस आई है, लेकिन उसकी हर एक्टिविटी फैंग लिन के कंट्रोल में थी। फैंग लिन सबके सामने बताता है कि लिन शुएटोंग ने पहले से एआई वीडियोस तैयार करवाए और फिर वान झाओ को वहां से दूर बुलाया। बाद में अगर वान झाओ और फैंग जुओ एक साथ दिखाई देते तो वान झाओ ने कुछ न भी किया होता, फिर भी वो अपना नाम साफ नहीं कर पाती। लोग समझ जाते हैं कि माँ और बेटा फैंग फैमिली का कंट्रोल चाहते थे। फैंग लिन को फंसाने के लिए उन्होंने एक महिला की रेपुटेशन तक इस्तेमाल करने की कोशिश की। गेस्ट लिन शुएटोंग की चाल को बेहद गंदा बताते हैं, लेकिन लिन शुएटोंग अब भी हार नहीं मानती। वो कहती है कि इस समय वान झाओ उसके बेटे के साथ अकेली है। एक आदमी और औरत रूम में अकेले क्या करेंगे, ये सब जानते हैं। फैंग लिन बिना परेशान हुए सबको ध्यान से देखने के लिए कहता है। असली आंसर अब सामने आने वाला था। दूसरी तरफ फैंग जुओ वान झाओ को समझा रहा होता है कि उसके साथ जो कुछ हुआ वो सब फैंग लिन की स्कीम थी। फैंग लिन वान झाओ को पाना चाहता था, इसलिए उसने अपने ही भाई को फ्रेम करके पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया। वान झाओ उसकी बात सुनकर कहती है कि अगर फैंग लिन ने उसे पाने के लिए इतना कुछ किया तो ये जानकर उसे बहुत खुशी हो रही है। फैंग जुओ को उसकी रिएक्शन समझ नहीं आती। वो पूछता है कि क्या वो गुस्से में ऐसी बातें कर रही है। फिर अपनी चीटिंग को छोटा बताते हुए कहता है कि वो केवल कुछ नया ट्राई कर रहा था। वो कहता है कि वो केवल कुछ नया ट्राई करना चाहता था और असल में उस लड़की के साथ सोया भी नहीं था। वो कहता है कि कौन सा रिच आदमी बाहर थोड़ी मस्ती नहीं करता। क्या वान झाओ गारंटी दे सकती है कि फैंग लिन ऐसा कुछ नहीं करता। वान झाओ मानती है कि फैंग लिन भी काफी वाइल्ड है। ये सुनकर फैंग जुओ सोचता है कि अब उसकी बात बन गई, लेकिन वान झाओ अगली ही लाइन में कहती है कि फैंग लिन केवल अपनी वाइफ के साथ वाइल्ड होता है। वो फैंग जुओ से कहती है कि उसके जैसे ट्रैश आदमी की तुलना फैंग लिन से नहीं हो सकती। आखिर में वो उसे अपनी आंखों के सामने से निकलने के लिए कहती है, क्योंकि उसे देखकर उसकी नजर भी गंदी हो रही है। सब कुछ साफ होने के बाद एक उन समझ जाता है कि फैंग लिन ने रूम में पहले से कैमरास क्यों इंस्टॉल करवाए थे। वो कहता है कि अब उसे पूरा प्लान समझ आ गया है। फिर वो पूछता है कि फैंग लिन को वान झाओ पर इतना कॉन्फिडेंस कैसे था। क्या उसे सच में यकीन था कि वो किसी भी हालत में उसे बिट्रे नहीं करेगी। फैंग लिन बिना हेजिटेशन के कहता है कि उसे पूरा भरोसा था। तभी वान झाओ उसके पास लौटती है और प्यार से उसे हनी कहकर बुलाती है। उसे देखते हुए फैंग लिन मन ही मन सोचता है कि कोई नहीं जानता ये लड़की कब से उसे सीक्रेटली पसंद करती है। नॉवल को सच मानने की वजह से उसका कॉन्फिडेंस और भी बढ़ चुका था। उसे लगता है कि वान झाओ की हर टीजिंग और हर क्लोजनेस के पीछे लंबे समय से छिपा
हुआ प्यार है। कार में घर लौटते समय वान झाओ कोई गीत गुनगुनाती है और फिर अपने साथ लाया हुआ खाना निकालती है। वो खुश होकर फैंग लिन को भी एक बाइट देना चाहती है। एकुन बताता है कि मिस्टर फैंग कार के अंदर कभी खाना नहीं खाते, लेकिन वान झाओ उसकी बात की परवाह किए बिना खाना फैंग लिन के मुंह के पास ले जाती है और वो उसे खा लेता है। वान झाओ मजाक में खुद को ओमेगा कहती है। फिर उसे पता चलता है कि फैंग जुओ और उसकी माँ को वैंकूवर भेजा जा रहा है। फैंग लिन पूछता है कि क्या उसे उन दोनों के लिए बुरा लग रहा है। वान झाओ जवाब देती है कि उसे उन दोनों के लिए नहीं बल्कि वैंकूवर के लिए बुरा लग रहा है। उसके हिसाब से उन दोनों को साइबेरिया भेजकर पोटैटोज खुदवाने चाहिए। उन दोनों का बिहेवियर देखकर मन ही मन घबरा जाता है। उसे लगता है कि वान झाओ फैंग लिन को पूरी तरह अपनी बातों पर चलाने लगी है। जो आदमी पहले किसी की नहीं सुनता था वो अब कार में बैठकर उसके हाथ से खाना तक खा रहा था। घर पहुंचकर वान झाओ फैंग लिन से कहती है कि वो उसका डिलीवरी पैकेज खोल दे। वो खुद क्लोथ्स चेंज करने जा रही है। फैंग लिन पैकेज खोलने लगता है, लेकिन अंदर की चीजें देखकर उसका चेहरा लाल हो जाता है। वान झाओ वापस आकर पूछती है कि उसका फेस इतना रेड क्यों है। फिर वो छोटे पैकेज के बारे में पूछती है। पैकेज पर लिखा एक शब्द सुनकर वान झाओ को लगता है कि फैंग लिन ने उसे गाली दी है। वो उससे पूछती है कि क्या वो उसका इंसल्ट कर रहा है। फैंग लिन कोई साफ जवाब नहीं दे पाता। वान झाओ पूछती है कि क्या उसने पैकेज के अंदर की चीज देख ली। फिर टीजिंग अंदाज में बताती है कि अगर उसे ये पसंद नहीं तो उसके पास ब्लैक लेस में भी एक है। फैंग लिन घबराकर कहता है कि वो ऐसा कुछ नहीं सोच रहा था। वान झाओ को अचानक अपनी माँ का दिया सूप याद आता है। उसे लगता है कि गलती उसी की है। से वो अफ्रोडिजियाक सूप फैंग लिन को नहीं देना चाहिए था। फिर वो सीधी बात करती है कि अब वे दोनों मैरिड हैं। अगर फैंग लिन सच में इंटीमेसी चाहता है तो वो उसके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। उसकी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात सुनकर फैंग लिन उसे रूम से बाहर निकाल देता है। वो कहता है कि अब से वान झाओ अपनी डिलीवरीज खुद खोलेगी। बाहर आकर वान झाओ नाराज होती है। उसके हिसाब से फैंग लिन अपनी नॉवल में पूरे दिन उसके साथ इंटीमेट होने की फैंटेसीज लिखता रहता है। अब जब उसने खुद परमिशन दे दी तो वो इतना ड्रामा क्यों कर रहा है। दरवाजे के बाहर से उसे हनी कहकर बताती है कि वो अपने रूम में जा रही है। अगर फैंग लिन को सच में जरूरत महसूस हो तो वो अपनी फीलिंग्स दबाकर न रखे, क्योंकि ऐसा करना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। फैंगशी ये सब सुन लेती है और खुशी से कहती है कि वान झाओ इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसलिए उसके बड़े भाई के पास अभी भी होप है। लेकिन फैंग लिन उसे चुप होकर चले जाने के लिए कहता है। फैंगशी निराश होकर बोलती है कि अब शायद कोई होप नहीं बची। अकेला रह जाने के बाद फैंग लिन खुद को समझाता है कि वो वीक नहीं पड़ सकता। वो अपनी डिजायर को खुद पर कंट्रोल नहीं करने देगा। उसके लिए वार्मथ के पीछे हमेशा कोल्ड डिस्पेयर छिपा होता है। जहाँ हैप्पीनेस आती है वहाँ उसके टूटने का डर भी आता है। उसे लगता है कि कंप्लीट और परफेक्ट रिलेशनशिप केवल एक झूठ है, जबकि टूटना ही सच्चाई है। फैंग लिन को अपनी मदर के आखिरी वर्ड्स याद आते हैं। उन्होंने उससे कहा था कि वो अपने फादर जैसा न बने जिसने प्यार को बिट्रे किया, लेकिन वो अपनी मदर जैसा भी न बने जो लव में इतनी खो गई कि खुद को ही खत्म कर लिया। फैंग लिन खुद से प्रॉमिस करता है कि वो कभी प्यार को बिट्रे करने वाला आदमी नहीं बनेगा और न ही प्यार में खुद को भूलने वाला इंसान बनेगा। इसी वजह से वो लव और मैरिज को केवल बेकार इमोशनल एग्जॉस्शन मानता है। वो खुद से कहता है कि उसे इस मीनिंगलेस अटैचमेंट की जरूरत नहीं है। वीकेंड होने के बावजूद फैंग लिन कंपनी में इमरजेंसी मीटिंग बुला लेता है। वो सभी से कहता है कि अपनी रिपोर्ट्स 3 मिनट्स के अंदर पूरी करें। स्टाफ नॉर्थ साइड पार्सल की बिडिंग के बारे में बताता है। डील फाइनलाइज हो चुकी है और वहाँ कमर्शियल तथा रेजिडेंशियल डेवलपमेंट को साथ में तैयार करने का प्लान है। आने वाले समय में उस जगह एक बड़ा शॉपिंग सेंटर बनाया जाएगा और लोकेशन सबवे के बिल्कुल पास है। मीटिंग के दौरान वान झाओ वहां आ जाती है। वो फैंग लिन का कप इस्तेमाल कर लेती है। फैंग लिन उससे पूछता है कि क्या उसे उसका कप इस्तेमाल करना इतना पसंद है। अगर ऐसा है तो वो वही कप उसे दे सकता है। वान झाओ एक उनसे पूछती है कि उसने ब्रेकफास्ट किया या नहीं। फिर वो उससे आराम से बातें करने लगती है। वान झाओ को हर तरफ देखकर फैंग लिन चिढ़ जाता है और पूछता है कि वो जहाँ भी जाता है वहाँ पहले से क्यों मौजूद होती है। असल में वो खुद महसूस कर रहा था कि वान झाओ उसके लिए बहुत डेंजरस बनती जा रही है। जिस कामनेस और सेल्फ कंट्रोल पर उसे हमेशा गर्व रहा था वो इस लड़की के सामने पूरी तरह टूट जाता है। फैंग लिन वान झाओ से कहता है कि वो पूरे दिन उसके सामने इधर उधर घूमती रहती है और बहुत अनोइंग है, लेकिन ये कहते समय उसके अपने हाथ वान झाओ को पकड़े हुए होते हैं। वान झाओ तुरंत पूछती है कि अगर वो इतनी अनोइंग है तो फैंग लिन उसे छोड़ क्यों नहीं रहा। उसकी बात सुनकर फैंग लिन को अपनी हरकत का एहसास होता है। वो तुरंत माफी मांगकर कहता है कि उसका मतलब ऐसा नहीं था। कुछ समय बाद फैंग लिन घर में बैठा सोचता है कि घर में केवल एक नई लड़की आई है, फिर भी उसकी नजर जहाँ जाती है वहाँ उसे वान झाओ ही दिखाई
देती है। उसकी मौजूदगी अब फैंग लिन के माइंड पर ज़रूरत से ज़्यादा असर डालने लगी थी। जब वो वान झाओ से पूछता है कि वो कहाँ जा रही है, तो वान झाओ उसकी पहले कही हुई बात का जवाब देते हुए कहती है कि वो उसकी नज़रों से गायब होने जा रही है। फैंग लिन ने ही उसे हर जगह दिखाई देने वाली और अनोइंग कहा था, इसलिए वान झाओ अब उससे दूर रहने का फैसला कर लेती है। वान झाओ अपनी पसंद का काम शुरू करने के लिए शंघाई इंटरनेशनल के डिज़ाइन डिपार्टमेंट में पहुंचती है। उसकी दोस्त विवी उसका स्वागत करते हुए कहती है कि अब वो भी डिज़ाइन डिपार्टमेंट में काम करने वालों की टीम का हिस्सा बन चुकी है। वान झाओ बताती है कि पहले उसके पेरेंट्स उस पर बहुत स्ट्रिक्ट रहते थे और उसे अपनी मर्जी से कुछ करने की फ्रीडम नहीं थी, लेकिन अब वो फैंग परिवार की बहू बन चुकी है। जब तक फैंग लिन को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, वो आखिर अपनी तरह जी सकती है और वो काम कर सकती है जो उसे सच में पसंद है। विवी उसे याद दिलाती है कि वान परिवार को अब कई नए प्रोजेक्ट्स मिल चुके हैं और बैंक्रप्सी का खतरा भी खत्म हो गया है। फ्यूचर में फैमिली की सारी प्रॉपर्टी वान झाओ को ही मिलने वाली है, तो उसे जॉब करके इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या है। इस पर वान झाओ गंभीर होकर कहती है कि वान परिवार उसका नहीं है, उसके फादर का एक इलिजिटिमेट सन है जो अब हाई स्कूल में पढ़ता है। लगभग सारे रिलेटिव्स उस लड़के के बारे में जानते हैं, लेकिन उन्होंने ये सच वान झाओ और उसकी माँ से छिपा कर रखा। वान झाओ की माँ बहुत सी बात मानती रहेंगी तो लोग उनके साथ अच्छे रहेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि रिलेटिव्स पहले से जानते हैं कि वान झाओ फैमिली की हेir नहीं है। वो सिर्फ उस लड़के के लिए रास्ता बनाने और फैमिली को बचाने का जरिया है। उसकी बात सुनकर विवी उसे भरोसा देती है कि अगर कभी फैंग लिन ने उसे छोड़ भी दिया तो वो वान झाओ का ध्यान रखेगी। वान झाओ तुरंत मजाक में पूछती है कि अगर फैंग लिन उसे डिवोर्स देता है तो क्या उसे बहुत सारे पैसे नहीं मिलेंगे। विवी कहती है कि उसे कम से कम फैंग लिन की आधी प्रॉपर्टी मिल सकती है। ये सुनकर वान झाओ एक पल के लिए खुश होती है, लेकिन फिर उसे फैंग लिन का कोल्ड चेहरा याद आ जाता है। वो तुरंत कहती है कि वो बहुत डरावना है और वो उससे प्रॉपर्टी के लिए लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी। उसके हिसाब से जॉब करना भले ही थकाने वाला हो, लेकिन कम से कम उससे उसकी जान नहीं जाएगी। पास खड़ा फैंग लिन ये सब सुन लेता है। वो सोचता है कि अगर वान झाओ उससे इतना डरती है तो शुरुआत में उसे जबरदस्ती शादी के लिए प्रपोज करने की हिम्मत कहाँ से मिली थी। विवी वान झाओ को ज्यादा सोचने से रोकती है और मीटिंग में चलने के लिए कहती है। मीटिंग शुरू होने पर प्रेसिडेंट जियांग कहते हैं कि काम में एफिशिएंसी जरूरी है, लेकिन इसके लिए एस्थेटिक सैक्रिफाइस नहीं की जा सकती। विवी उनका इंट्रोडक्शन देकर वान झाओ से पूछती है कि क्या वो हैंडसम नहीं है, लेकिन वान झाओ कहती है कि वो ठीक हैं, मगर उसके हस्बैंड के सामने कहीं नहीं टिकते। विवी दोबारा प्रेसिडेंट जियांग की तरफ इशारा करके उनकी तारीफ करती है, लेकिन वान झाओ फिर वही जवाब देती है कि फैंग लिन उनसे कहीं ज्यादा हैंडसम है। विवी मजाक में पूछती है कि क्या फैंग लिन ने उस पर कोई मैजिक कर दिया है। अब तो वो साफ तौर पर अपने हस्बैंड के प्यार में पड़ चुकी है। वान झाओ खुद भी सोचने लगती है कि आखिर कब से उसे हर दूसरे आदमी के मुकाबले फैंग लिन ज्यादा अच्छा दिखाई देने लगा। वो अपनी फीलिंग्स समझने की कोशिश ही कर रही होती है कि ऑफिस में हंगामा शुरू हो जाता है। वहाँ चू यानरन नाम की एक महिला अपने पुराने काम के राइट्स वापस मांग रही होती है। विवी बताती है कि वो कंपनी की फॉर्मर डिज़ाइन डायरेक्टर थी, लेकिन उसे पहले ही फायर किया जा चुका है। इसके बावजूद वो अपने बनाए सारे डिज़ाइंस के लाइसेंसिंग राइट्स वापस लेने की जिद कर रही है। चू यानरन गुस्से में कहती है कि जब तक उसके डिजाइन्स वापस नहीं मिल जाते वो किसी को काम नहीं करने देगी। वान झाओ को उसका चेहरा कुछ जाना पहचाना लगता है। तभी उसे एहसास होता है कि सिचुएशन शायद उसके सोचने से ज्यादा सीरियस है। उधर फैंग लिन को शंघाई इंटरनेशनल में हो रहे हंगामे की खबर मिलती है। वो तुरंत एकुन को कार तैयार करने के लिए कहता है। एकुन याद दिलाता है कि शंघाई इंटरनेशनल फैंग ग्रुप की सब्सिडियरी कंपनी है और पूछता है कि अचानक क्या हुआ। फैंग लिन बताता है कि उसकी वाइफ ने आज ही वहाँ काम करना शुरू किया है। इतना कहते ही वो बिना देर किए शंघाई इंटरनेशनल जाने का डिसीजन लेता है। वान झाओ की जॉब का पहला ही दिन था और कंपनी में प्रॉब्लम पैदा होते ही फैंग लिन खुद वहाँ पहुँचने के लिए निकल पड़ता है। चू यानरन सबके सामने दावा करती है कि उसके डिजाइन ड्राफ्ट से शंघाई इंटरनेशनल हर साल टेंस ऑफ मिलियंस का प्रॉफिट कमाती है। अब जब कंपनी ने उसे फायर कर दिया है तो वो उसी समय अपने सारे काम की लाइसेंसिंग परमिशन वापस ले रही है। कंपनी की तरफ से कहा जाता है कि हर डिजाइन के लिए पहले ही मिलियंस की लाइसेंसिंग फीस दी जा चुकी है, लेकिन ये अमाउंट सुनकर वान झाओ चौंक जाती है क्योंकि वे सारे डिजाइन असल में उसने खुद बनाए थे। उसे याद आता है कि कभी फैंग झो ने उसकी तारीफ करते हुए कहा था कि बाकी लोग उसकी वैल्यू नहीं समझते और उसे केवल एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो वान झाओ की असली कैपेबिलिटी समझता है।
फैंग झुओ ने उससे वे डिजाइन्स मांगे थे। वान झाओ ने केवल इस कंडीशन पर उसे डिजाइन्स दिए थे कि उनका कमर्शियल यूज नहीं किया जाएगा। फैंग झुओ ने प्रॉमिस किया था कि वो उन्हें अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स के लिए टीचिंग मटेरियल के रूप में डोनेट करेगा, ताकि वे डिजाइन, थिंकिंग और एस्थेटिक इंस्पिरेशन समझ सकें। अब वही डिजाइन्स चू यानरन के पास देखकर वान झाओ समझ जाती है कि फैंग झुओ ने उसे धोखा दिया था। उसने एजुकेशन और डोनेशन का बहाना बनाकर वान झाओ के डिजाइन्स फ्री में लिए और फिर अपनी मिस्ट्रेस चू यानरन को दे दिए। वान झाओ को पार्किंग गराज वाली घटना भी याद आती है और वो चू यानरन को पहचान लेती है। वो गुस्से में कहती है कि ये डिजाइन्स उसकी मेहनत, आइडियाज और क्रिएटिविटी हैं, इन्हें केवल पैसे देकर खरीदा नहीं जा सकता। वो चू यानरन से भिड़ जाती है और उसे शेमलेस कहती है। दोनों के बीच बहस बढ़ते ही वान झाओ उस पर हाथ उठा देती है। इसी समय फैंगलिन वहां पहुंच जाता है। उसे देखकर चू यानरन तुरंत शिकायत करती है कि इस क्रेजी वुमन ने बिना किसी रीजन के उसे मार दिया। वान झाओ मासूम बनकर कहती है कि यहाँ फैंग नाम की बहुत सारी मक्खियां घूम रही थी और वो केवल एक फ्लाई को मार रही थी। फैंगलिन चू यानरन को साफ बताता है कि उसे कंपनी से इसलिए निकाला गया क्योंकि उसकी प्राइवेट लाइफ बहुत मेसी थी। इस बात को पब्लिकली अनाउंस न करके कंपनी ने पहले ही उसकी रेपुटेशन बचाई है। चू यानरन कहती है कि उसे फायरिंग एक्सेप्ट है, लेकिन उसकी मेहनत फ्री में इस्तेमाल नहीं की जा सकती। अगर कंपनी को डिजाइन्स रखने हैं तो अब उसे पहले से ज्यादा पेमेंट करनी होगी। फैंगलिन उससे सीधा पूछता है कि वो चाहती क्या है। तभी वान झाओ सामने आकर कहती है कि चू यानरन के पास मौजूद सारे ड्राफ्ट्स धोखे से लिए गए हैं, इनमें उसकी कोई मेहनत नहीं, सिर्फ प्लेजरिज्म है। चू यानरन उस पर फॉल्स एक्यूजेशन लगाने का आरोप लगाती है। वो कहती है कि एक नई इंटर्न को डिजाइन्स के बारे में क्या पता होगा। वो अब भी दावा करती है कि सारे डिजाइन्स उसने खुद बनाए हैं। वान झाओ उसे स्टबर्न कहकर दोबारा मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वहाँ मौजूद लोग उसे रोककर याद दिलाते हैं कि उसका हस्बैंड सामने खड़ा है। चू यानरन भी उसे प्रोवोक करते हुए पूछती है कि क्या वो मिस्टर फेंग के सामने भी किसी को मारने की हिम्मत करेगी। फैंगलिन वान झाओ का बिहेवियर देखकर सोचता है कि जब ये लड़की गुस्से में आती है तो शायद उसे भी मार सकती है। उसके सामने इनोसेंट बनने के लिए वान झाओ को सच में काफी मेहनत करनी पड़ती होगी। अब वान झाओ सबको प्रूफ दिखाती है। वो बताती है कि उसके हर डिजाइन ड्राफ्ट के अंदर उसके इनिशियल्स छिपे हुए हैं। लोग डिजाइन्स को ध्यान से देखते हैं और सच में पैटर्न्स के अंदर इनिशियल्स पाते हैं। वे इतनी अच्छी तरह डिजाइन में मिलाए गए थे कि ध्यान से देखे बिना कोई उन्हें पहचान नहीं सकता था। इसके बाद वान झाओ चू यानरन से कलेक्शन का थीम पूछती है। चू यानरन कोई जवाब नहीं दे पाती। इससे साफ हो जाता है कि उसने डिजाइन्स को कभी ठीक से समझा ही नहीं। वान झाओ बताती है कि कलेक्शन का थीम लाइफ इंस्पायर्स लाइफ है। इसका आइडिया उसे अपनी ग्रैंडमदर की डेथ से पहले कही हुई बात से मिला था। उसकी ग्रैंडमदर ने कहा था कि हर इंसान एक लाइट बन सकता है जो दूसरों के आगे का रास्ता रोशन करे। कोई इंसान जिस तरह अपनी लाइफ जीने का चॉइस करता है, उसी से वो दूसरों को भी रोशनी दे सकता है। फैंगलिन उसकी बात सुनकर फिर अपनी ग्रैंडमदर वाली कॉन्वर्सेशन याद करता है। वान झाओ आगे बताती है कि डिजाइन्स में मूवमेंट और ग्रेडियंट कलर्स का इस्तेमाल किया गया है। उनके साथ ब्राइट और एनर्जेटिक एलिमेंट्स जोड़े गए हैं। ड्रेस की बेल्ट में भी एक हिडन डिजाइन है, जिससे लड़कियां जरूरत पड़ने पर अपनी स्कर्ट ऊपर करके खुलकर मूव कर सकती हैं। वान झाओ कहती है कि लड़कियां किसी भी समय अपनी स्कर्ट संभालकर स्वॉर्ड उठा सकती हैं और दुनिया बचाने निकल सकती हैं। वो कलेक्शन का मैसेज दोहराती है। एक सोल दूसरी सोल को वार्मथ दे सकती है और एक लाइफ दूसरी लाइफ को इंस्पायर कर सकती है। उसकी इच्छा है कि ये डिजाइन्स पहनने वाला हर इंसान लाइट लेकर चलने वाला बने और अपने आसपास मौजूद लोगों को डार्कनेस से बाहर निकलकर सुबह की रोशनी देखने में मदद करे। अपनी बात पूरी करने के बाद फैंगलिन वान झाओ को अपने पास बुलाता है। वान झाओ उसके पास जाकर प्यार से उसे हनी कहती है। फैंगलिन कहता है कि जॉब के पहले दिन 2 घंटे काम करना काफी है, अब वे घर चलेंगे। फिर वो चू यानरन को देखता है और कहता है कि उसकी वाइफ के काम की चोरी करने की हिम्मत करने के लिए अब उसे फैंग ग्रुप के लॉयर का लेटर मिलेगा। घर लौटकर फैंगलिन वान झाओ के डिजाइन थीम के बारे में सोचता रहता है। लाइफ इंस्पायर्स लाइफ और सोल्स वार्म सोल्स वाली उसकी बातें उसके मन में बार बार घूमती हैं। वो महसूस करता है कि वान झाओ ने सच में उसकी कोल्ड और खाली लाइफ को रोशन किया है। उसके आने के बाद पहली बार उसे किसी की वार्मथ महसूस होने लगी है। फैंगलिन फिर द कोल्ड विंड एंड ब्राइट मून नॉवल को याद करता है। वो सोचता है कि क्या नॉवल की तरह असली लाइफ में भी फैंगलिन का वान झाओ से प्यार करना पहले से तय था। कुछ समय बाद फैंग शी वान झाओ को बताती है कि उसके नाम से एक पैकेज आया है। वान झाओ उससे पैकेज खोलने के लिए कहती है। पैकेज के अंदर एक बुक निकलती है जिस पर फैंगशी का नाम लिखा होता है। बुक देखते ही दोनों नर्वस हो जाती हैं। वान झाओ पूछती है कि ये कौन सी बुक है, लेकिन फैंगशी तुरंत कहती है कि उसे कुछ नहीं पता और उसने ये बुक पहले कभी नहीं देखी।
दोनों समझ जाती हैं कि मामला सीक्रेट नॉवल से जुड़ा है। फिर वे दिखावे के लिए कहती हैं कि जब पैकेज फैंग शी का है तो बिना परमिशन उसे खोलना ठीक नहीं होगा। वान झाओ भी उसकी बात मानने का नाटक करती है। कुछ समय बाद बुक वहाँ से गायब हो जाती है। वान झाओ देखकर सोचती है कि किसी ने इतनी जल्दी उसे उठा लिया। उसे लगता है कि जिसने भी बुक ली है उसके मन में जरूर गिल्ट है। उधर फैंग शी अपने भाई के पास पहुंचकर परेशान होती है। उसका नॉवल लिखने वाला कंप्यूटर गायब है और प्रिंटेड बुक्स भी नहीं मिल रही हैं। वो कहती है कि अपने फेवरेट कपल को शिप करना उसके लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। असल में बुक फैंग लिन ने ले ली थी। वो सोचता है कि पूरी बुक पढ़ने के बाद उसे वापस रख देगा। उसके हिसाब से वान झाओ खुद गिल्टी है, इसलिए उसमें इस बारे में सवाल करने की हिम्मत नहीं होगी। पढ़ते हुए फैंगलिन को एक्सक्लूसिव बोनस चैप्टर मिलता है। वो पहले समझ नहीं पाता कि बोनस चैप्टर क्या होता है, लेकिन पढ़ना शुरू कर देता है। कहानी में वान झाओ और फैंगलिन मैरिड कपल की तरह बात कर रहे होते हैं। फैंगलिन उसे उठाते हुए कहता है कि उसका वजन बढ़ गया है। वान झाओ शिकायत करती है कि वो बिल्कुल हैवी नहीं हुई और अभी भी बहुत लाइट है। फिर वो फैंगलिन से पूछती है कि उसे बेटा पसंद है या बेटी। नॉवल वाला फैंगलिन जवाब देता है कि जब तक बच्चा वान झाओ का है वो उससे प्यार करेगा। वान झाओ कहती है कि अगर उनकी बेटी हुई तो वो उसकी तरह स्ट्रॉन्ग और फैंगलिन की तरह स्टेडी होगी। ये पढ़ते ही असली फैंगलिन सोचता है कि वान झाओ उसके साथ बच्चा चाहती है। खुद को याद दिलाता है कि वो वान झाओ का लीगल हस्बैंड है। ऊपर से वान झाओ इतने लंबे समय से उसे सीक्रेटली पसंद करती है, इसलिए उसके साथ बच्चा चाहना बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन फिर वो सोचने लगता है कि अगर वान झाओ की ऐसी इच्छा है तो उसने अब तक कोई मूव क्यों नहीं किया। आखिर में वो खुद आंसर निकालता है कि वान झाओ शायद रिजेक्शन से डरती है। उसे याद आता है कि उसने वान झाओ को कई बार रूम में आने से रोका, बाहर निकाला और अनोइंग तक कहा। इसी वजह से शायद वो अब अपनी फीलिंग सामने रखने की हिम्मत नहीं कर पा रही।